नमस्कार, क्रॉस चैट पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र है। आज के पॉडकास्ट में पर्दे पर एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें राजस्थान की सियासत में पर्दे के पीछे का खिलाड़ी माना जाता है। सियासत में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होते हैं जिनकी पर्दे के पीछे की मौजूदगी पॉलिटिक्स को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। राजस्थान की सियासत में आपने धर्मेंद्र राठौड़ का नाम सुना ही होगा। इन्हें अशोक गहलोत का ट्रबल शूटर कहा जाता है, इन्हें अशोक गहलोत का संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि बीती गहलोत सरकार में धर्मेंद्र राठौड़ की पर्दे के पीछे की मौजूदगी ने राजस्थान के राजनीतिक माहौल को लगातार गर्म बनाए रखा। लेकिन ऐसी बातों के बीच में धर्मेंद्र राठौड़ की जो खुद की असली कहानी है उस पर कभी बात नहीं हो पाई। कारण कि धर्मेंद्र राठौड़ पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं, मीडिया से कम बात करते हैं। तो हमारी तमाम मिन्नतें करने के बाद में और बहुत समझाने के बाद में आज धर्मेंद्र राठौड़ अपनी कहानी कहने के लिए तैयार हुए हैं और एक पॉडकास्ट के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको जी। सिविल लाइंस का सोमदत्त अपार्टमेंट और उसके 9वें माले पे रूबी बिल्डिंग में एक पेंट हाउस है जहाँ पर आप रहते हैं। मैंने बीती सरकार में राजस्थान के बहुत ताकतवर लोगों को आपके उस पेंट हाउस पे देखा है। सत्ता के ताकतवर लोग, ब्यूरोक्रेसी के ताकतवर लोग या फिर तमाम सेक्टर्स के ताकतवर लोग। अब आपकी सरकार सत्ता में नहीं है, धर्मेंद्र राठौड़ अब पावर में नहीं है। आदमी से जब पावर जाता है राठौड़ साहब, तो क्या करता है आदमी, कैसा फील होता है? ये आदमी पे डिपेंड है जी। कि सत्ता में है तो वो कैसा महसूस करता है, सत्ता से बाहर है तो वो कैसा महसूस करता है। इसके मायने है कि आदमी के पास अगर सुख है तो वो उसको कैसे महसूस करता है, कैसे लेता है पॉजिटिव वे में, और अगर थोड़ा दुख आया तो उसको कितना वो नेगेटिव वे में या कितना निराशाजनक माहौल बनाता है। ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड है। मुझे कभी ऐसा, अब चूँकि इंसान है, मानव है, तो कमोबेश तो महसूस होता है, लेकिन ऐसा कोई सत्ता है सत्ता नहीं है ऐसा मुझे कोई बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता है। मैं मेरा काम का धुनी आदमी हूँ। मैं बचपन से अब तक की जो मेरी यात्रा रही है वो मैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, इस सिद्धांत से अब तक मैं जिया हूँ। ठीक बात है। आपके बारे में जो बातें हैं, धर्मेंद्र राठौड़ का मतलब एक पर्दे के पीछे का कैरेक्टर, धर्मेंद्र राठौड़ का मतलब अशोक गहलोत की सरकार के ट्रबल शूटर, संकट मोचन। जब जब गहलोत सरकार संकट में आ जाती है तो धर्मेंद्र राठौड़ अचानक से आगे आते हैं, कोई ना कोई युक्ति निकाल लेते हैं। मैं 2003 से पहले के एक ऐसे धर्मेंद्र राठौड़ को जानता हूँ जो बागी था, जो बगावती था, जिसके अंदर विद्रोह कूट कूट के भरा हुआ था, जिसे लड़ना भिड़ना आता था। वो कहानी आप लोगों को क्यों नहीं सुनाते? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक बगावती तेवर का आदमी और जिसके बारे में कहते हैं कि पार्टी के लिए निष्ठा, अपने नेता के लिए निष्ठा, आप इतने निष्ठावान कैसे रह पाते हैं? आप तो लड़ाकू आदमी थे। मेरी कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि जी। ऐसी रही कि मैं कुछ खास माहौल में ऐसा पला, ऐसे माहौल में पैदा हुआ कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया। मेरा जो मूल गांव है पुष्कर से 8 किलोमीटर दूर नांद है, जिला अजमेर है। मेरे फादर पशुपालन विभाग में नौकरी करते थे, पशुधन सहायक के पद पे नियुक्त थे, और आगे जाके उनको जब पदोन्नति हुई तो वो पशु चिकित्सा सहायक के रूप में उनकी पदोन्नति हुई। ठीक है। मेरे पिताजी के जो बड़े भाई थे, यानी मेरे ताऊ जी, मेरे बड़े पिताजी, उनका नाम पाबू सिंह राठौड़ था। कहने का मतलब मेरे ग्रैंडफादर के, यानी मेरे दादू साहब के 2 लड़के थे, बड़े पाबू सिंह, छोटे नाहर सिंह, जो मेरे फादर थे। आपके फादर थे। अच्छा भला सामान्य कृषक राजपूत परिवार था हमारा। मेरे जो ताऊ जी थे पाबू सिंह जी, उनकी अच्छी एजुकेशन हुई। उस ज़माने में
अजमेर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हुआ करता था, CBSE। जी जी। क्योंकि सबसे अजमेर जिला सबसे लास्ट में विलय हुआ है हाँ, राजस्थान में, बिल्कुल सही बात है। तो 1956 में विलय हुआ ये। तो मेरे ताऊ जी ने 10वीं की जो परीक्षा पास की, उनको विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का ऑफर आया उस जमाने में। डेनमार्क से। वाह। तो डेनमार्क जाने का उनको जब ऑफर मिला, उन्होंने अपने पिताजी यानी मेरे दादू साहब से परमिशन ली, भाई मैं वहाँ जाने का इच्छुक हूँ। डेनमार्क को पुरानी भाषा में विलायत कि भाई अपने को विलायत जाना सूट नहीं करता है, कैसा वहाँ का माहौल होगा, कैसे तुम रहोगे, मेरे से दूर रहोगे। कुल मिला के उन्होंने इतना इमोशनल टच था बाप बेटे के, तो उन्होंने आज्ञा नहीं दी। तो उन्होंने फिर सरकारी नौकरी, उस वक्त ग्राम सेवक की उनको नौकरी मिली, ठीक है। और उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। अगर वो विलायत जाते, हायर एजुकेशन लेते, तो पता नहीं हमारे फैमिली की स्थिति आज कहाँ होती। उनकी शादी हुई अलवर जिले में, बानसूर एक तहसील है, उसमें छोटा सा गांव बिलाली। तो मेरे ताऊ जी की शादी हुई, पहले उन ताई जी का नाम था रतन कंवर। तो शादी के बाद थोड़े दिन बाद ही वो बीमार हो गए। आपके ताऊ जी की वाइफ यानी मेरी ताई जी, आपकी ताई जी बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मेरे ताऊ जी ने यानी बड़े पापा ने, बाबू सिंह जी ने ये सोचा कि भाई मैं शादी करूँगा तो यहीं करूँगा, उसी परिवार में, इसी घर में शादी करूँ। और वो शादी फिर सायर कंवर से, यानी जो उनकी छोटी बहन थी रतन कंवर की छोटी बहन सायर कंवर, उनसे उन्होंने शादी कर ली। ठीक है। शादी के बहुत कम टाइम में ही, 1-2 साल बाद ही, पंचायत समिति सिलोरा में उनकी पोस्टिंग थी। हो गई। वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया था, तो वो सिलोरा से साइकिल से किशनगढ़ आ रहे थे, विदाई करके रात को साइकिल से आ रहे थे, और उनकी साइकिल और कार से एक्सीडेंट हो गया। ओहो। इतनी तेज टक्कर थी कि उनकी डेथ हो गई। वहीं पे डेथ हो गई जी। और एक इतना बड़ा हमारे परिवार को धक्का लगा, सेटबैक लगा, आघात लगा कि मेरे जो दादू साहब थे वो उनकी डेथ से इतने विचलित हो गए कि वो थोड़े से बहुत ही डिप्रेशन में चले गए, और 1 साल के अंदर अंदर उनकी भी डेथ हो गई, मेरे दादू साहब की भी। अब मेरे ताऊ जी चले गए, फादर अकेले रह गए, दादू साहब चले गए, मेरे फादर अकेले रह गए। ये दास्तान हमारे फैमिली बैकग्राउंड रहा। तो जब मैं पैदा हुआ 69 में जी, तब तक मेरे पिताजी के, माताजी के, यानी मेरे से 3 बहन बड़ी। आप अपनी माँ बाप के चौथे नंबर? मैं चौथा नंबर का, और बेटों में सबसे बड़ा बेटा मैं ही हुआ। 3 बेटी के बाद में मैं पैदा हुआ जी। क्योंकि मेरी ताई जी विडो हो गए जब मेरे ताऊ जी की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, वो विडो हो गए। और ताई जी के फादर के 2 लड़कियां थी, एक पहले उनकी बड़ी बहन खत्म हो गई। अब ये जो ताई जी सायर कंवर है, इनके हस्बैंड खत्म हो गए, तो वो उनकी पिताजी के अकेली रह गई। तो वो नांदन में रह के ज़्यादा पीर में, बिलाली में वो रहने लग गए। इस वजह से मेरे फादर ने, मेरे फादर के बेटा पैदा हुआ, तो मेरे को अपनी भाभी को यानी मेरी ताई जी को कहा कि इसको आप पालो, आपका मन लगा रहेगा, आप इसको रखो। ओहो। तो अब आप देखिए, दुर्भाग्य की बात देखिए कि मैं जब 13 महीने का था एग्जैक्ट, तो मेरा जो गांव है नांद जी, वो मेरे से छूट गया। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मेरी पिताजी माताजी ने कितनी हिम्मत करी होगी कि कैसे संभव है आज के ज़माने में। तो हम सोचते हैं कि 3 बेटी के बाद में एक पहला बेटा हुआ, बड़ा बेटा हुआ, और उसको अपने एक विधवा भाभी को, जिनके पास संसाधन नहीं है, कैसे बच्चे को पालेगी, कैसे रहेगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके जीवन का कोई सहारा। तो उनकी हिम्मत देखिए आपकी। मेरे को उन्होंने, मेरा गांव छूट गया, माँ बाप छूट गए,
पिताजी माताजी जिन्होंने जन्म दिया वो छूट गए, 3 बहनें जो आपको लाड प्यार करती खिलाती। और बहनें छूट गई, और मैं चला गया विधवा ताई जी के यहाँ। अब वहाँ जब मैं 13 महीने का चला गया तो मैं तो जो दूध भी, माँ का दूध जो होता है वो 3 साल तक, तो कहते हैं कि भाई माँ का दूध जरूरी होता है। तो मैं तो उन अभागा लोगों में रहा कि मैं माँ का दूध भी मुझे 13 महीने पीने का अवसर मिला। तो याद नहीं आती थी बिलाली में तीनों बहनों की, माँ की, बाप की? मुझे पता भी, होश आने पर, थोड़ा बड़ा होने पर ही लगा कि भाई मेरा गांव नांद है, मेरा गांव बिलाली है, मेरे माँ बाप नार सिंह जी या माँ गिरधर कंवर है या साहिर कंवर ही है। तो मैं तो होश थोड़ा बना होने पर ही पता लगा, नहीं तब तक मैं सब कुछ वहाँ। अब जिस गांव में मैं ताई जी के वहाँ गया तो घर में हम केवल 4 आदमी थे उस वक्त। एक मैं, जिसके माँ और बाप के बिना। ताई जी के पास गया, ताई जी के पति नहीं, नाना जिंदा थे, उनके नानी नहीं, और नाना के जो दूसरे भाई थे वो एक्सपायर हो गए थे, दूसरे नाना, उनकी वाइफ जिंदा, तो वो नानी सा जिंदा लेकिन नाना नहीं। तो 4 मूर्ति हम बिलाली में रहते एक साथ, चारों अपूर्ण। इससे ज़्यादा परिस्थितियाँ विषम क्या हो सकती है? अद्भुत। तो मैं, मेरी ताई जी, भाभा कहता था उनको, भाभा से पूछता, बाबा मेरे पापा कहाँ हैं? और जब ये बात पूछता तो उनकी भी आंखों में आंसू होते थे और बड़ी, वो कुछ जवाब नहीं दे पाते, बेटा आ जाएंगे, कहीं बाहर गए हुए हैं। इन परिस्थितियों में मेरा बचपन निकला मैं। और मैं जब होश में थोड़ा आया, थोड़ा बड़ा हुआ, आज भी मैं उस दिन को, उस बात को याद करता हूँ, मेरे आंखों में अभी भी पानी आ जाता है। ऐसी अभावी अभाव, चारों मतलब अभावों में मैं पला बड़ा हूँ। मैं जो थोड़ा सा होश में आया, थोड़ा बड़ा हुआ, समझ आने लगी, और मुझे पता लगा कि मेरा गांव जो है नांद है। वो नांद है। हाँ। मेरे माता पिता हैं। क्योंकि ताई जी जब कोई नांद में शादी होती थी हमारे परिवार में, या कोई गमी होती थी, तो ताई जी यानी मेरे भाभा जो थे वो नांद आते थे, बसों से हम बैठ के। तो जब मैं नांद आता और नांद देखता, तब मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि भाई ये मेरे फादर हैं, ये मेरी माँ है, ये गांव मेरा ये है, मेरे भाई बहन है ना। हमारा एक तरह से बड़ा परिवार था। मेरे दादू साहब के भाई थे, जॉइंट परिवार थे। तो वहाँ तो इतना मन लगता था, और मन लगता तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मुझे जाना, वापस आना है, भैया बिलाली जाना है, तो मैं रोता था बच्चों पे। मेरी कोशिश होती थी कि मुझे मेरी ताई जी यहीं छोड़ दे, है ना, ये भावना होती थी। लेकिन फिर जाना वही होता था, और मैं बड़ा उनमना मन से तो आप सर फिर मैं बिलाली आता। अपने इस दुर्भाग्य को कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये सौभाग्य भी था कि बचपन से इतना संघर्ष करने का मौका मिला? 2 माताएं आपको मिली, या तो भगवान श्री कृष्ण को 2 माता मिली, या फिर धर्मेंद्र राठौड़ को मिली। 2 माताओं ने आपकी परवरिश की, इसे आप सौभाग्य भी मान सकते हैं। हाँ, अब इसको तो फिर ईश्वर की मर्जी के आगे तो सब है ही। वो तो आगे चल के तो मैं उसको सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि ऐसी तपन मेरे में नहीं होती, ऐसी घुटन मेरे में नहीं होती, ऐसी ज्वाला जिससे ज्वाला में मैं तपा हूँ ये नहीं होती, तो शायद धर्मेंद्र राठौड़ ये नहीं होता। ये तो आगे चल के मुझे लगता है। अब तो मैं आपको कंटिन्यू वो बात पे वापस लेके जा रहा हूँ। जब वापस बिलाली जाता तो फिर मैं रोता भी था, अंदर अंदर मन में कोसता था, और ये मानता था कि ईश्वर नहीं है दुनिया में। मैं जो भगवान विरोधी, यानी जिसको नास्तिक वे कहते हैं, उस भाव में मैं चला गया कि अगर भगवान होता तो मुझे इस इतने बुरे हालत में पैदा नहीं करता। मतलब मैंने बकरी चराई, मैंने खेती की, मैं जो एक सामान्य से नीचे, यानी जिसको कह सकते हो आप माइनस, कि गरीबी की रेखा के नीचे की जो बात है, उस तरह का मैंने जीवन जिया। और बात गरीबी का जीवन ही नहीं है कि आदमी के बिना
बिना माँ बाप का कैसे जिया जाता है, बिना माँ बाप के प्यार के कैसे जिया जाता है, एक विधवा माँ के साथ रह के। तो मैं थोड़ा सा नास्तिक भी होता चला गया, और मैंने जैसा कहा कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, कि मेरी जो नेचर है वो एक व्यवस्था के खिलाफ, कि ऐसा भी कोई होता है क्या, कि ऐसा भी किसी को कोई दर्द तकलीफ है। वहाँ से आप विद्रोही हो गए? वहाँ से विद्रोही। तो ऐसे मैंने प्राइमरी एजुकेशन उस गांव से करी, बिलाली से करी। प्राइमरी के बाद में जब मैंने 6ठी क्लास, एक बिलाली के पास ही गांव था कराना, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराना से मैंने 10वीं की। और हाई सेकेंडरी फिर मैंने जो 1985 में 11वीं पास, नारायणपुर में 11वीं की स्कूल थी, तो 11वीं पास मैंने नारायणपुर से की। पढ़ने लिखने में कैसे थे आप सर? पढ़ने लिखने में एवरेज था, मतलब शुरू में मैं बहुत अच्छा था, इंटेलिजेंट। बाद में जब परिस्थितियाँ जैसी जैसी रही तो थोड़ा बहुत, लेकिन मैं एवरेज, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेरिटोरियस पे नहीं था, तो डल भी नहीं था, लेकिन विद्रोही तेवर से पढ़ाई करता था। तो आपको लड़ाई झगड़े होते थे कि स्टूडेंट लाइफ में? तो स्टूडेंट लाइफ में भी मैं लड़ाई झगड़े कर लेता था। अब एक वाक्य है कि मैं स्टूडेंट लीडर कैसे तैयार होता हूँ, तो ये विद्रोह की भावना मेरे में आ गई। मैं, जो टीचर होते थे वो जिन बच्चों पे थोड़ा, मतलब एक तरह से बच्चों को डांटते थे, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पहले क्या पिटाई करने का सिस्टम बच्चों को टीचर में आम तय होता था। नहीं तो हमारे टाइम तक जी, हमारे मास्टरों ने हमको बहुत कूटा है सर, बहुत ज़्यादा तो पिटाई की। उस वक्त पिटाई होती थी, आप जो कह रहे हो। तो मैं, एक बार ऐसा वाक्य हुआ बिलाली के स्कूल में, जब मैं 5वीं में था, कि गुरुजी थे नाथूलाल जी पारिक, अब तो वो एक्सपायर हो गए। अच्छा। उन्होंने बच्चों की पिटाई करी, बच्चों की ज़्यादा लगी। मैंने उन बच्चों को, जब वो गुरुजी चले गए लंच में, पीछे से मैंने बच्चों को इकट्ठा किया, बच्चों को ये मोबिलाइज किया कि ये गुरुजी ने गलत किया है और हमें इसको विरोध करना चाहिए। 6ठी क्लास की बात कर रहे हो आप? 5वीं, जब मैं 5वीं क्लास में था, 5वीं क्लास, बताओ। यानी मैं 10 साल का था। अच्छा, तब इतनी समझ भी थी? इतने समझ बच्चों को, और लामबंदी करनी है। लामबंदी करके बच्चों को, और मैंने गुरुजी का विरोध करने के लिए लंच में, गुरुजी तो गए खाना खाने, और मैंने बच्चों को इकट्ठा करके स्कूल से बहिष्कार स्कूल का करवा दिया। और जो पहाड़ था गांव का, वो बच्चे सब पहाड़ पे चले गए। ओहो। अब गुरुजी आए वापस, गुरुजी ने देखा कि बच्चे नहीं, कोई बच्चा नहीं, तो वो पहले देखे, तो गाँव वालों से पूछा बच्चे कहाँ गए। गाँव वालों ने कहा साहब बच्चे तो उधर ऊपर पहाड़ पे चले गए। गुरुजी पहाड़ पे बच्चों को उतारने के लिए पहाड़ पे चढ़ाई की, बच्चों ने मना कर दिया। कुछ बच्चे जो नोटोरियस थे, उन्होंने पत्थर, जो पहाड़ से पत्थर जो नीचे गिराते नहीं हूँ, गुरुजी को डराने के लिए, गुरुजी उतर के आए मेरे घर। तो मैं घर के बाहर ही, जो मैं खेल रहा था, तो मेरा हाथ पकड़ा कि कहाँ बच्चे कहाँ। मैंने कहा, मैंने उनको अनभिज्ञता प्रकट की, जबकि कराया मैं नहीं था। मैंने कहा कि कह रहे नहीं तू स्कूल चल, तो मेरा हाथ पकड़ के स्कूल लेके आ गए। फिर बच्चों को बुलाओ, फिर हमने बच्चों को बुलाया, बच्चे आ गए। गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, अब ये बात सही, उन्होंने बड़ी गलती भी मानी, और आगे से मैं भी नहीं करूँगा, लेकिन आप भी ऐसा मत करो। नहीं, अगर आप अब 5वीं क्लास पास करके 6ठी क्लास में दूसरे स्कूल में जाओगे, उन्होंने दिखाया हमें कि ये चरित्र प्रमाण पत्र मैं देता हूँ जब टीसी के साथ, अगर मैंने इस पर चरित्र प्रमाण पत्र में गलत लिख दिया तो आपका आगे एडमिशन नहीं होगा। ऐसा गुरुजी ने हमको एक तरह से ये डर भी बताया। हमारे जो टीचर थे उनकी भी यही धमकी होती थी। तो इस ढंग से गुरुजी ने हमें ये बात बताई। फिर मैं 6ठी क्लास में जब वहाँ चला गया कराना पढ़ने के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग वाक्य आप देखिए, पहले छात्र संघ का चुनाव होता था स्कूलों में, होता था सेकेंडरी स्कूल हो या हाई सेकेंडरी स्कूल, बिल्कुल होता था। उसमें छात्र संघ का चुनाव होता था, और उस छात्र संघ के चुनाव को हर क्लास में एक एमपी इलेक्ट होता था। वो एमपी फिर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते थे। तो मेरे को 52 बच्चे हम स्कूल में थे क्लास में, सबने कहा कि भाई धर्मेंद्र आपको चुनाव लड़ना है। अब मेरी मदर को तो ये पता पड़ जाएगा मैं चुनाव लड़ूं, तो मेरी मदर मुझे मारती। तो भाई मैंने कहा कि देखते हैं। तो मैं चुनाव लड़ने के लिए, एमपी का चुनाव लड़ने के लिए मैंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अब चूंकि जिसके घर पे रहते थे धर्मेंद्र गौतम ने, उनके पिताजी ने कहा होगा कि भाई ये अपना बच्चा चुनाव लड़े, तो धर्मेंद्र को आप समझाओ या विड्रॉ करा दो ताकि निर्विरोध धर्मेंद्र गौतम चुनाव जीत जाए। अच्छा, चाल ये थी कि धर्मेंद्र गौतम को अध्यक्ष बनाने के लिए धर्मेंद्र राठौड़ को बिठा दिया जाए, ये गेम हो रहा था। ये गुरुजी नाराज जरूर हुए, लेकिन मैंने विड्रॉ नहीं किया। एक मजबूत परिवार के लड़के के खिलाफ, एक मजबूत परिवार का जो, और धर्मेंद्र राठौड़ ने झंडा बुलंद कर दिया, और मैंने वहाँ मैं,
और चुनाव लड़ा, आप सरप्राइज करोगे, वोटिंग हुई, मैं चुनाव जीता। वाह। अब एमपी को वोट देने की बारी आई प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को। तो मेरे को सिफारिश लोगों ने, मतलब बच्चे थे, 11 साल का मैं था, तो क्या रिश्वत की पेशकश हो सकती है, आप अंदाज लगा उस वक्त कि साइकिल पे कौन घुमाएगा, उसको वोट देना है। ठीक है, साइकिल पे जो घुमाए, है ना, तो भाई, तो हम सब जितने भी एमपी थे उनको कोई साइकिल पे बिठा के घुमा रहा है। आपके पास साइकिल नहीं थी? मेरे पास साइकिल नहीं थी, तो साइकिल बहुत लग्जरी आइटम होता था भाई, साइकिल पे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास साइकिल नहीं है, बताओ। साइकिल नहीं है, तो ये स्थिति थी। तो और मिठाई में क्या खिलाएगा, तो उस जमाने में जो मावे की बर्फी होती थी, तो मावा की मिठाई खिलाना ये बहुत बड़ी वो ऑफर थी एक तरह से। तो आप साइकिल पे मैनेज हुए या मावे की मिठाई पे मैनेज? तो न मैं साइकिल पे मैनेज हुआ, न मैं मावे की मिठाई मैंने। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जिन्होंने ऐसा पेशकश की, मैंने कहा मैं मेरा वोट मेरी इच्छा से दूंगा। मैंने कहा आप नाराज हैं, राजी हैं, आप मुझे साइकिल पे घुमाएं, नहीं घुमाएं, मावा खिलाएं, नहीं खिलाएं, मैं मेरा वोट मेरी मर्जी से दूंगा। इतना मैच्योरिटी 11 साल का जब मैं था कि मैं किसी के प्रलोभन में नहीं आया, और मैंने वोट उनको दिया और वो चुनाव जीते। गजब। तो इस भाव से मैंने पढ़ाई करके और 11th पास करके मैं जयपुर आया। वो कहानी क्या है धर्मेंद्र जी? और जयपुर में आपका एड्रेस सेंट्रल जेल हुआ करता था? मेरे जीजा जी वो जयपुर में मान सिंह जी राजावत हैं, वो पुलिस में थे, कांस्टेबल। अच्छा। मेरे जीजा जी, तो वो गए वहाँ बिलाली, और उन्होंने कहा कि अब आपको मैं जयपुर ले चलता हूँ और जयपुर में आपका एडमिशन कराऊंगा। ठीक है। तो मुझे जयपुर लेके आ गए। जयपुर उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया अग्रवाल कॉलेज में। हाँ, अग्रवाल कॉलेज, जो सागनेरी गेट के पास अग्रवाल कॉलेज, वहाँ मुझे एडमिशन करा दिया। हाँ। मान सिंह जी राजावत जो कांस्टेबल थे पुलिस में, मेरे जीजोसा थे, उनके पिताजी सेंट्रल जेल जयपुर में, हाँ, वो हेड कांस्टेबल थे। ठीक बात तो है। उनको जो हेड कांस्टेबल के रूप में जो मकान मिला हुआ था सेंट्रल जेल के, स्टाफ क्वार्टर मिला हुआ था, छोटी सी एक कोठड़ी थी। हाँ हाँ, क्वार्टर वैसे ही होते हैं जेल के। तो दोनों साइड में बैरिक थे, आज भी वो सेंट्रल जेल मौजूद है, दोनों साइड में तो कांस्टेबल के बैरिक्स थे, बीच में एक मैस है, मैस के पास में एक छोटी सी कोठड़ी। ठीक है। वो तो मेरे जीजाजी ने वो कोठड़ी जो उनके पिताजी के मिली हुई थी स्टाफ क्वार्टर, उस कोठड़ी में तो मेरे को रहने का इंतजाम कर दिया। अकेले रहते थे आप? अकेला ही। और पास में मैस था, मैस में मैं खाना खा लेता, और सेंट्रल जेल से पैदल पैदल, कॉलेज थी पास में, तो पैदल पैदल मैं कॉलेज चला जाता। जेल में रहते थे आप? अब आप देखिए कि मेरा दुर्भाग्य कह दो कि मैं जयपुर भी आया पढ़ने के लिए, रहने को जगह मिली, वो भी सेंट्रल तो मेरा जो पता हुआ, जो एड्रेस मैं लिखता था गांव में, तो भाई जो पोस्ट कार्ड आता था या अंतर्देशी लिख के आता था, या मैं भी लिखता था, तो भाई किस पते पे, तो मैं लिखता था धर्मेंद्र सिंह राठौड़, केरोप गोविंद सिंह राजावत, हेड कांस्टेबल, केंद्रीय कारागृह, आगरा रोड, जयपुर। ये मेरा पता सेंट्रल जेल जयपुर, पता सेंट्रल जेल। वाह। तो अच्छा, कहीं मैं जाता, पूछता आप कहाँ रहते हो, सेंट्रल जेल, तो मैं सेंट्रल जेल। वाह। तो लोग यार कमाल, सेंट्रल जेल। अच्छी लगती थी जेल आपको? बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा भी लगता था, बहुत ही ये कह सकते हो जिंदगी को, मतलब जैसे मैं ये कह सकता हूँ आपको, वो दिन मुझे आज भी अच्छे लगते हैं। अभी जब मैं गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री बने दूसरी बार और मुझे बिजली निगम का अध्यक्ष बनाया, तब भी मैं सेंट्रल जेल जाके आया। इस समय से ऐसे हमने कॉलेज की। ठीक है। अब मेरी ज़िंदगी का फिर एक पार्ट आता है जिसमें मैं जब बीकॉम फाइनल में आता हूँ, इधर मेरे फादर की अचानक 14 जनवरी 1988 को एक्सीडेंट से डेथ हो गई। आपके ताऊ जी की डेथ भी एक्सीडेंट से हुई? और मेरे पिताजी की हुई। मैं 18-19 साल मेरी एज थी। एकदम जब ये समाचार मिला तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा दुख हुआ। मैं उस वक्त न जयपुर था, न नांद था, न बिलाली था। आप कहाँ थे? मैं शाहपुरा के पास एक बिलाली के हमारे दोस्त थे महेंद्र सिंह, उनका एक होटल था, यानी जो रोड पे ढाबे होते हैं ना, जो जहाँ पे ट्रक कर ये कार, तो वो मेरा दोस्त था। तो उसके पास मैं बिलाली से आकर वहाँ रुक गया रात को। लेकिन मैं शाहपुरा हूँ ये किसी को पता ही नहीं। मेघराज सिंह को मेरे जीजाजी ने कहा, मान सिंह जी ने, कि भाई आप ढूंढो। उसको आइडिया था कि भाई मैं शाहपुरा रुक सकता हूँ। तो वो शाहपुरा मेरे पास गया 14 जनवरी की रात को,
या 15 उससे पहले पिताजी की डेथ ही हो चुकी है। पिताजी की डेथ भी हो गई और पिताजी का दाह संस्कार भी हो गया। ओहो, आप पहुंचे नहीं? तो मैं दाह संस्कार में शामिल नहीं हो सका। ये भी मेरी ज़िंदगी का मतलब, दाह संस्कार मेरे पिताजी को मैं शामिल नहीं हो सका। ये मेरे को बहुत मलाल है इस बात का। अभी भी मलाल है इस चीज़? अभी भी मलाल है मुझे कि भाई मैं उनकी दाह संस्कार। और आप सोच सकते हैं कि एक बेटे को कितना दुख हो सकता है। तो मैं बहुत मतलब मेरे को वो फील हुआ। 12 दिन हुए पूरे। सब ने कहा भाई अब मेरे पिताजी पशुपालन विभाग में नौकरी करते? मैंने बताया आपको कि पशुधन सहायक थे, वीए बन गए थे। तो हमारे घर की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। यूँ करके फिर स्थिति ये बनी घर की कि भाई उनकी जगह नौकरी कौन करे। मृतक राज कर्मचारी की आश्रित के रूप में नौकरी के लिए मेरी इच्छा थी कि मैं सर्विस नहीं करूं, मैं कुछ अच्छी नौकरी करूं। नौकरी पहले तो मेरी इच्छा थी मैं नौकरी नहीं करूं, और करूं तो कोई अच्छा कंपटीशन एग्ज़ाम दूं मैं। और मैं आरएस की या मेरे विद्रोही तेवर थे, तो मैं पुलिस में जाने की बड़ी इच्छा थी मेरी। क्यों? डंडा हाथ में होता है इसलिए? डंडा हाथ में होता है थोड़ा। ये थी मैं पुलिस डंडा में चलाने जाऊं, में मजा आता है। पुलिस में जाऊं, मैं तो इन सबको ठीक करूं। ये जो कोतवाली झाड़े हैं, थानेदारी झाड़े हैं, ये जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं इनको ठीक करूं, ऐसा था। मैंने कंपटीशन भी दिया। तो मैं मना कर रहा था भाई मैं नौकरी नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरा छोटा भाई का नाम है देवेंद्र। मैंने कहा भाई इसको लगा देते देवेंद्र को। दुर्भाग्य से वो 10वीं में फेल हो गया था। ओहो। तो मेरे जीजू साहब ने, परिवार वालों ने कहा भाई कि 10वीं फेल को नौकरी लगेगी तो क्लास 4 की लगेगी। हाँ। तो क्लास 4 की नौकरी लगेगी, इसलिए आप हमारी मानो, जिद मत करो। मैं थोड़ा सा वैसा विद्रोह रहता था, तो मेरे जीजू साहब ने भी थोड़ा सा मेरे को डांटा कि अब आप पिताजी नहीं हैं, अब आप पे जिम्मेदारी आ गई है, तो आप ऐसा मत करो, आप नौकरी आपको करनी पड़ेगी। कुल मिला के मैंने नौकरी के लिए हाँ भर दी। और 22 फरवरी 1988 को मैंने पशुपालन निदेशालय जो है लाल कोठी पे, अच्छा, वहाँ मैंने नौकरी ज्वाइन करने के लिए, एक क्लर्क की नौकरी मैंने ज्वाइन करने चला गया। ठीक है। अब मैं ज्वाइन करने जाता हूँ लोकेंद्र जी, तो आप सरप्राइज करोगे मुझे। मैं तो कॉलेज स्टूडेंट था एक तरह से, और फादर एक्सपायर हो जाएंगे ये कभी कल्पना ही नहीं की। सोचा ही नहीं था। तो मेरी तो जो कपड़े पहनने के तरीके, रहने के तौर तरीके तो एक स्टूडेंट की तरह ही था। तो मैं जब नौकरी ज्वाइन किया करने गया, बीकॉम सेकंड ईयर में तो थे? बीकॉम फाइनल ईयर में थे। फाइनल ईयर में जी। तो मैं गया तो मैंने चश्मा लगा रखा था रंगीन, और टी शर्ट थी, पैंट थी। तो प्रशासनिक अधिकारी मिस्टर प्रेम किशन भार्गव, पी के भार्गव जी, उनके पास में ज्वाइनिंग के लिए गया। तो उन्होंने मुझे चश्मा जो लगा रखा था रंगीन, उस रंगीन चश्मे को देख के वो एकदम भड़क गए। और उसने कहा कि तू कारा भी दिया कि तू बड़ा बदतमीज है। अच्छा। चश्मा लगा रखा है और ये क्या है, ये टी शर्ट पहन के आ गया यार। मैं तो ये बर्दाश्त कैसे कर सकता था। तो मैंने तो उनको जो वो तुकारा देना और वो जिस ढंग से उन्होंने बात, तो मेरी तो उनसे होट टॉक भी हो गई उसी वक्त ही। पहले दिन नौकरी ज्वाइन कर रहा हूँ, उसी वक्त मेरी उनसे होट टॉक हो गई मेरी एक तरह से। अब उन्होंने घंटी बजा के क्लास 4 को बुलाया और बाहर निकालो उसको, क्या ये बदतमीज आदमी कहाँ से लेके आ गए। जो मेरे नियुक्ति पत्र था जिसमें मेरे को जिस सीट पे लगाया गया था, मुझे स्थापन सामान्य में लगाया गया था। अच्छा। वो ऑर्डर वापस चेंज करवाए उन्होंने, और सजा के तौर पे मुझे रिसिप्ट डिस्पैच, जो मतलब क्लर्क के लिए सबसे टफ नौकरी होती है, पूरे दिन बैठना पड़ता है, वो यानी मेरे को तो पहले दिन ही सजा मिल गई। नौकरी की शुरुआत ही सजा के साथ होती है। सजा के साथ मेरे को नौकरी की शुरुआत। आपकी प्रोफाइल में एक सितारा जड़ जाता है। ये देखिए धर्मेंद्र राठौड़, ये तो ये आया यार, ये तो ऐसे हो गया। और पूरी बात वो डायरेक्टरेट में फैल भी गई कि ये तो भाई ज्वाइनिंग के दिन ये तो लड़ लिया अफसर से। बताओ, कोई बदतमीज लड़का ऐसा बदतमीज है ये तो, और ये क्या समझता है, सीनियर्स की इज्जत नहीं करता है। तो पहला वाक्य ये हो गया, तो चर्चा हो गई। अब दूसरा वाक्य इसी से जुड़ा होता है कि वहाँ एक परंपरा कर रखी थी कि जो भी नया आदमी नौकरी में आएगा वो अपनी सैलरी से 100 रुपये, उसका जो हमारा कैशियर होता था डिपार्टमेंट का,
वो 100 रुपये सैलरी में काट के और मिठाई के तौर पे परंपरा थी, ओके। तो उसी परंपरा के हिसाब से मेरे पैसे काट लिए और पैसे काट के बाकी आपकी सैलरी कितनी मिलती थी उसमें? 1100 के करीब रुपए मान लो, अब 1100 तो आपके 100 रुपये काट लिए, तो मेरे 100 रुपये काट लिए। ठीक है। मैंने वो पैसे गिने, भाई 100 रुपये कब थे, मैंने कहा भाई मेरी बिना पूछे पैसे कैसे काट लिया आपने, इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ कि नहीं देना चाहता हूँ ये तो मेरी इच्छा है। तो ऐसे करके दूसरा मेरी लड़ाई, और मैंने कहा पैसे वापस ले, अब वो तो पैसे वापस ले लिए मैंने, वो दे दी, वो फिर बात फैल गई, फिर मैंने पैसे लेके फिर मैंने वापस दिए। अब मैं इंट्रोडक्शन पार्टी मैं दूंगा मेरी मर्जी से, वापस ले लिए फिर पैसे? मैंने वापस लिए, वापस लेकर फिर मैंने इंट्रोडक्शन पार्टी दी मैंने, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उस सिस्टम का विरोधी था। बात यह है कि मर्जी के बिना पैसे कैसे हाँ, लिए? आप ये कौन सी परंपरा है, पूछे बिना पैसे कैसे लिए? पूछे बिना कोई देवे नहीं देवे, आप पहले मुझसे सलाह लेते हैं, यानी डेमोक्रेटिक रूप से आपका जो बिहेवियर है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो ये मेरा रूट था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट कह दो इसको, व्यवस्था के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, मुझे व्यवस्था के खिलाफ काम करना, ऐसा मतलब आपकी एक धारणा बना ली थी कि बस व्यवस्था के खिलाफ बात करनी है, व्यवस्था के खिलाफ बोलना है, व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है, ये साइकोलॉजी बैठ गई थी दिमाग में। कुल मिला के फिर मैं 1 साल की जब मेरी नौकरी हुई और यूनियन का चुनाव हुआ, डिपार्टमेंट की यूनियन का, तो सूरज नारायण श्रीवास्तव चुनाव लड़े और सामने लड़े तेजकरण पारिक। ठीक है। तो तेजकरण पारिक के साथ में थे किशोर शेखावत, बनाजी ग्रुप, और तेजपाल सिंह ग्रुप था वो सूरज नारायण श्रीवास्तव जी के साथ। मैं न्यूट्रल था, इंडिपेंडेंट था, नया गया था। तो बार्गेनिंग तेजपाल सिंह जी ने कहा भाई तुम्हारा क्या मिजाज है, मैंने कहा भाई देखो अब तो फैसला मेरिट पे करेंगे, किसका जो एजेंडा क्या है, मतलब चुनाव घोषणा पत्र क्या है इनका। तो उस वक्त को ये बात, चुनाव घोषणा पत्र छोटी सी यूनियन में क्या होती है। तो तेजपाल सिंह जी ने सूरज नारायण जी को कहा कि भाई ये बहुत लड़का है, क्रांतिकारी है, थोड़ा सा कामरेड स्टाइल का है, रेवोल्यूशनरी लाइन का है, इसको अपने को यूनियन में इंपॉर्टेंट पोजीशन देनी चाहिए। ठीक है। तो सूरज जी बोले यार ये तो कल तो लड़का नौकरी लगा यार, काहे की इंपॉर्टेंट पोजीशन, तो कैसा मैं मानना हूँ ये कई वोटों को प्रभावित करेगा। ओके। तो मेरे से वो आपस में वही बात कर रहे। तो तेजपाल सिंह ने उनको कहा सूरज जी को कि इसको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष के बाद में नंबर 1 पोजीशन इसको दो। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार मैं चुनाव जीत रहा हूँ, ये साथ रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है, तुम देख लो। अब लोकेंद्र जी स्थिति आती है कि जब वोटिंग के 2 दिन पहले इतना टाइट चुनाव होता है, तो सूरज जी को ये कंप्रोमाइज करना पड़ा कि भाई आपको हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष बढ़ाते हैं। सीनियर नेता सूरज, भाई अध्यक्ष तो मैं, चुनाव तो मैं लड़ रहा हूँ, मैं जीता तो आपको मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाऊंगा, क्योंकि उनको ये लग गया कि चुनाव टाइट हो गया है। पहले तो वो बहुत वो थे जमीन हिल कि चुकी है, मेरा चुनाव काफ़ी एक तरफा है। तो लास्ट में परिस्थितियाँ ऐसी बनी, और जब उन्होंने ये कहा कि मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाऊंगा, हमने फिर उनके चुनाव में पूरा साथ दिया, और रिजल्ट आया तो सूरज नारायण श्रीवास्तव 1 वोट से चुनाव जीते। वाह। 1 वोट से चुनाव जीते, तो जो थोड़ा बहुत उनका अहंकार था कि मैं तो बहुत बड़े अंतर से जीतूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो उनको क्लियर समझ में आ गया भाई धर्मेंद्र राठौड़ अकेले का ही अगर वोट नहीं मिलता तो ही मैं बराबर हो जाता, पर्ची निकलती, और मैंने तो और वोटों को प्रभावित किया। तो उन्होंने मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना के फिर यूनियन में मेरी 1 साल, कहने का मतलब 1988 22 फरवरी को मैं नौकरी में गया, और 89 1 साल की नौकरी में ही मैं पशुपालन विभागीय समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद मुझे प्राप्त हुआ। कर्मचारी संघ की राजनीति में मेरी एंट्री हुई। मुझे कर्मचारी यूनियन में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं इसको सौभाग्यशाली मानता हूँ। वो माहौल होता था एक, मतलब जिसको कह सकते हो बहुत अच्छा लगता था। ऐसे हमने यूनियन में काम किया। मैंने खुद ने मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों के लिए स्टैचू सर्किल, पहले धरने और प्रदर्शन स्टैचू सर्किल पे, अब तो बंद हो गए, पहले वहीं लगते थे। मैंने 9 दिन का आमरण अनशन किया। आपने खुद ने? मैंने जब अशोक गहलोत जी पहली बार सीएम बने 98 से 2003 के कार्यकाल में, मैंने आमरण अनशन किया। बीडी कल्ला जी मंत्री थे उस वक्त, वो आके हमारा आमरण अनशन मिटाया। मैंने, आप उस वक्त यूनियन में क्या थे? मैं पशुपालन जो विभागीय यूनियन थी, अच्छा, उसका मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त। और मैं प्रांत स्तर के यूनियन के जो काम थे, उनकी जो एक्टिविटी थी, उनकी जो गतिविधि, उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। तो जो आमरण अनशन था उसको आपने लीड किया था? आमरण अनशन, बाबुओं की जो मांग थी, बाबुओं की मांगों के लिए
मेरे आमरण अनशन किया और फिर बीडी कल्ला जी के आश्वासन से हम आमरण अनशन पे उठे। आपकी मांग मान ली गई? मांग तो नहीं मानी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया। आगे चल के फिर हमको फिर लड़ाई लड़नी पड़ी। ओके। और मैं जो आगे बता रहा हूँ, आमरण अनशन मैंने किया। अशोक गहलोत जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने 98 से 2003, तब राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल हुई 64 दिन की, वो अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री काल में हुई। और वो धर्मेंद्र राठौड़ ने की। और वो हमारा जो गुट था एकीकृत महासंघ, उसने शुरुआत करी। और शुरुआत कैसे करी कि बोनस जो होता है, जो अराजपत्रित कर्मचारियों को दिवाली पे हर साल मिलता था, फिक्स अमाउंट था। मैं आपके माध्यम से अभी बता रहा हूँ, 2419 रुपए। कितना छोटा अमाउंट था। हाँ। 2419 रुपए फिक्स हर दिवाली पर, दिवाली से पहले नॉन गजिटेड अराजपत्रित कर्मचारियों को सरकार बोनस देती थी। ठीक है। गहलोत साहब सीएम बने पहली बार। सीएम बनते ही आपने बोनस बंद करने की घोषणा कर दी। बंद क्यों कर दिया था? बंद उनका तर्क था, उनका कहना था उस वक्त अकाल, भीषणतम अकाल पड़ा था। हाँ। अकाल की स्थितियां बहुत मतलब भयंकर अकाल था। हाँ। तो उन्होंने स्टेट की माली हालत को देखते हुए, स्टेट के फंड्स को देखते हुए कर्मचारियों पे डंडा चला दिया। उन्होंने कर्मचारियों पे ये बोनस का डंडा चला दिया। ठीक है। हम लोगों ने समय लिया मुख्यमंत्री जी से, लल्लू सिंह जी राजावत की नेतृत्व में गिरिराज किशोर शर्मा, राम किशोर जी अग्रवाल, सूरज प्रकाश टाक, हम लोग मिलने गए। हमने कहा साहब ये बोनस आपने जो बंद किया है इसका हम विरोध करते हैं, इसको वापस चालू करो। अच्छा। गहलोत साहब बोले भाई अभी अकाल पड़ा हुआ है, अकाल में आप लोग काम करो, सहयोग करो सरकार, सहयोग करो सरकार। वेरी गुड। अब आप देखिए, उनका था कि भाई रचनात्मक सहयोग करो। कर्मचारी आंदोलन या कर्मचारी नेता या ट्रेड यूनियन लीडर, उनकी एक ही भाषा सीखी उन्होंने पूरी लाइफ में कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। ये नारा जो था, तो यही नारा सीखा हमने। अब कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि अकाल में स्थिति ठीक नहीं है, तो ये तो हम भाई ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं। क्या नारा? चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। हमने ये नारा, तो हमने कहा साहब हम इस मजबूरी से, अकाल पड़ा हुआ है या कुछ और है, नहीं समझते हमारी मजबूरी, हमारे को तो हमारा जो हक है जो 2419 रुपए वो दीजिए। कुल मिला के इस पे जब सहमति नहीं बनी, और उसी बात को लेके राजस्थान में कर्मचारी महासंघ एकीकृत लल्लू सिंह जी राजावत की अगुवाई में धरना प्रदर्शन, वो दिवाली आई, दिवाली पे बड़ी चौपड़ पे काली दिवाली बनाई, और होता 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 और वो आंदोलन इतना बड़ा रूप लिया कि 64 दिन राजस्थान का सरकारी कर्मचारी, जिसकी संख्या 7 लाख है, 6 लाख है, टीचर को छोड़ के बाकी सारे वर्ग जो थे, सचिवालय कर्मचारी संघ जिसके अध्यक्ष महेश व्यास थे उस जमाने में, उनको संघर्ष समिति का संयोजक बनाया। और हम सब लोग सचिवालय पहले दिन हड़ताल पे, सचिवालय जो था सेक्रेटरीट, वो पहली बार पहले दिन से हड़ताल पे आया, पूरा 64 दिन हड़ताल पे रहा। और वो हड़ताल इतनी प्रभावी, इतनी वो रही, हालांकि बीच में उदय सिंह जी राठौड़ जब विधायक थे कांग्रेस के, वो महासंघ राठौड़ के अध्यक्ष थे, वो सरकार का एक तरह से मदद करने के लिहाज से, नेचुरली वो कांग्रेस के एमएलए थे, तो वो होते ही थे। करेंगे वो। तो उस हड़ताल में आप देखिए इतना बड़ा आंदोलन था, सारी सरकार की जेलें भर गई, लेकिन कर्मचारी आंदोलन लगातार चलता रहा। लेकिन कुछ गलतियां कर्मचारी नेताओं की उस वक्त रही कि जो टकराव जो हुआ, उसमें टकराव में कुछ लोग ऐसे भी आ गए जो मतलब ये मानिए कि उनकी अपरिपक्वता कह दीजिए, उनका कुछ ना कुछ ऐसी भाषा बोल गए वो, जिनमें महेश व्यास जो थे वो उन्होंने कुछ ऐसी ज़्यादा कहते हैं ना अति उत्साह में, जब कर्मचारियों की भीड़ देख के स्टेचू सर्किल पे उन्होंने कुछ ऐसी भाषा, अप्रिय भाषा कह दो, असंसदीय भाषा कह दो, सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, अच्छा। तो ऐसी भाषा भी वो बोल गए। तो उसका नतीजा ये रहा कि फिर सरकार भी जिद पे रही, और उन्होंने 64 दिन का जो वो हम मांग लेके गए थे कि बोनस हमें दिया जाए, वो बोनस तो नहीं दिया। उसके अलावा जो 64 दिन की जो सैलरी थी, जो तनख्वाह थी, है ना, जो हड़ताल के अवधि की, वो भी नो वर्क नो पे को कहते हुए वो सैलरी भी काट ली गई।
और जिन कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए थे, जिन कर्मचारियों की बर्खास्तगी हो गई थी, तो हम अनकंडीशनल कर्मचारी हड़ताल से वापस लौटे। अनकंडीशनल वापस लौट के एक कमेटी बना दी सरकार ने। उस कमेटी के साथ हम जाते और हम लगातार ये जो हमारे कर्मचारियों के तबादले हो गए या बर्खास्तगियाँ होगी या मुकदमे लग गए, उनको फिर सरें हम उन पे समाप्त करवाया। और करते करते और 2001 आया, 2001 30 सितंबर 2001 लल्लू सिंह जी राजावत की पहली डेथ हो गई और डेथ के बाद में फिर चुनाव हुआ। और चुनाव में मैं और सूर्य प्रकाश टाक जो पीडब्ल्यूडी में थे, तो हमारे चुनाव हुआ। पूरे राजस्थान में हम घूमे, 6 महीने का चुनाव कैंपेन चला और वो चुनाव पुष्कर में संपन्न हुआ। 3 दिन का अधिवेशन कर्मचारियों का, और मैं 6 वोट से राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था। और चूंकि एक नया लड़का, एक क्या उम्र थी सर उस वक्त? मेरी उम्र 32-33 साल मानिए आप। 32-33 हाँ, ठीक है। तो उसमें मैं 32-33 में कैसे कमी होगी, सबसे कम उम्र के प्रदेश सबसे कम उम्र का प्रदेश अध्यक्ष मैं ही बने, मानिए आप। एक बार मैं हमारे दर्शकों को ये जो पूरी बातचीत चल रही है मैं साफ बता दूं, ये जो अभी धर्मेंद्र जी राठौड़ ने बात बताई है, ये इस पॉडकास्ट की सबसे मार्केबल बात है। धर्मेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ 64 दिन का सबसे भीषण विरोध प्रदर्शन अपने जीवन का जो किया था, वो अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ किया था। अशोक गहलोत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो ऐसा कहा जाता है, अभी हमने जो सुना है राजनीतिक विश्लेषकों से, कि वो कर्मचारियों के लिए अच्छी सरकार नहीं थी। कर्मचारी नाराज थे उस सरकार से, और अशोक गहलोत जब रिपीट नहीं कर पाए, तो ऐसी बातें अब तक चलती हैं कि कर्मचारियों की वजह से अशोक गहलोत की वो सरकार चली गई थी, और कर्मचारियों के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो अशोक गहलोत के खिलाफ थे। और उन्हीं में से जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके नेता धर्मेंद्र राठौड़ थे। तो अब जो कहते हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ अशोक गहलोत की सरकार के ट्रबल शूटर होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, लेकिन इनकी जो शुरुआती राजनीति थी वो अशोक गहलोत के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन करने के बाद शुरू हुई थी। एकदम करेक्ट बात है सर? बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर आप और मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया। आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। अब आप सोचिए कि इतने तमाम संघर्ष, लड़ाई, स्ट्रगल के बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। और उस वक्त ये वादा किया मैंने कि चूंकि उदय सिंह जी राठौड़ एमएलए बन गए थे और एमएलए बन के भी महासंघ राठौड़ गुट के अध्यक्ष थे, तो कर्मचारियों में ये बात होती थी कि भाई रिटायर्ड आदमी जो है वो हमारे अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब किसी पार्टी का हो जाएगा तो उस पार्टी के इंटरेस्ट में काम करेगा। पहले जो आप जो सवाल कर रहे थे, पहले जो कर्मचारी यूनियन होती थी, वो चाहे वैचारिक रूप से इंटक हो, चाहे सीआईटीयू हो, चाहे बीएमएस हो, और चाहे मतलब एटक हो, वो वैचारिक रूप से भले ही उन पे लेवल लगा हो, लेकिन वो अपने ट्रेड यूनियन के इंटरेस्ट में, अपने एम्प्लॉय के इंटरेस्ट में, उस विचारधारा पे दबाव में काम नहीं करती थी कि भाई उस पॉलिटिकल पार्टी को फतवा जारी कर दें, उस पॉलिटिकल पार्टी को सहयोग कर दें। वो उनके जो, जैसे मैं कर्मचारी नेता था तो मेरे मन में कूट कूट के भरी थी कि मैं कर्मचारी नेता हूं, कर्मचारियों के हितों के खिलाफ मैं कोई सरकार से समझौता नहीं कर सकता। आपका तो एक ही दो होता था ना, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। ये बस तो एक दो ये उस जमाने का कर्मचारी और ट्रेड यूनियन का नारा था। हालांकि वो नारा एक तरफा था। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं आज बात कहूं तो वो नारा एक तरफा नारा कहूंगा मैं। आज हमें चाहिए कि हम मैनेजमेंट को, यानी सरकारों का भी रुख जाने, और चाहे जो मतलब चाहे जो मजबूरी नहीं, क्या मजबूरी है क्या नहीं है उसको हम एड्रेस करें, उसको हम एक तरह से दोनों पक्ष को सुन के और फिर फैसला करना चाहिए। लेकिन लंबे समय तक ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है और कर्मचारी मूवमेंट है वो इसी नारे से प्रभावित रहे कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। तो उस वक्त कर्मचारी हित सबसे सर्वोच्च था। कोई किसी पार्टी के दबाव में या सरकार के दबाव में या सरकार के प्रभाव में वो किसी के न पक्ष में जाएगा न किसी के खिलाफ जाएगा। कर्मचारी हित की जो बात करेगा वही प्रदेश में राज करेगा, ये नारे होते थे। ठीक है। इसी नारे के साथ, इसी भावना के साथ मैं जब कर्मचारी नेता था तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। अशोक गहलोत जी ने अच्छी अकाल का प्रबंधन शानदार किया। इंडिया टुडे में उनकी बहुत तारीफें हुई और पब्लिक में भी उस वक्त इतना अनाज
बांटा अकाल राहत में कि लोगों के घर भर गए, बस आपको 2419 लेकिन रुपए नहीं दिए। हमारे को 2419 नहीं दी। तो वो जो 2419 रुपए नहीं दिया, तो उसमें जो सरकार रिपीट नहीं हुई, जो बड़ा कारण जो हुआ, बड़ा कारण जो रहा, वो कर्मचारी हड़ताल रही। अच्छा, मैं अब दूसरे क्वेश्चन पे हूँ, थोड़ा विषय अंतर करते हैं। जी, आप तो अशोक गहलोत के विरोधी थे और घनघोर विरोधी अशोक गहलोत की सरकार के, आप दोस्त कैसे बने अशोक गहलोत के? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी, हमने 99 में हड़ताल कर ली, 2001 में मैं अध्यक्ष बन गया। 2001 से 2003 के बीच जब हड़ताल के बाद में कर्मचारी बिल्कुल निराश था, तब हमने पूरा वापस कर्मचारियों को संगठित करने में, उनको एक तरह से पुनर्स्थापित यूनियन को करने में मैं पूरे राजस्थान में दौरे किए, मैंने सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक इलेक्शन आया अजमेर का, उपचुनाव अजमेर में, मोटवानी जी का, जो किशन मोटवानी जी की डेथ हो गई थी। तो उस चुनाव बाई इलेक्शन जो आ रहा था, उससे पहले हमने यूनियन, चूंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हो गया था राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का, और महासंघ एकीकृत की संघर्ष समिति का मुझे संयोजक बना दिया गया था। 2002 का जो चुनाव बाई इलेक्शन आया, उस बाई इलेक्शन में हमें सरकार को चुनाव हराना है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ओपनली सब जगह की। ओके। और नई सरकार हमारे खिलाफ जो हड़ताल के दौरान के जो मान लो जो फैसले पेंडिंग रह गए, ट्रांसफर है, बर्खास्त किया है, या कुछ मांगे ऐसी है जो पूरी नहीं कर रही है, ये हमारी मांग पूरी करे। हम हमारे को इंटरेस्ट क्या है कर्मचारी हित की। तो बाद में मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया, अशोक गहलोत जी ने, ठीक है, बुला के हमसे वार्ता की, वार्ता करके कहा भाई कि तुम्हारा इश्यू क्या है। हमने कहा साहब हमारे ये तो कुछ हड़ताल के दौरान के बातें बाकी रह गई हैं, कुछ हमारे मंत्रालय सवर की जो डिमांड्स हैं उनको आपको, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे लिख के दे दो। हमने उनको डिमांड लिख के दे दी। तो कहते देखो अभी मैं आपको, हमने कहा साहब हम लिख के दे रहे हैं, लेकिन अच्छा हमारा कोई चुनाव हराना या जिताना ये हमारा काम नहीं है, हमारा तो जो कर्मचारी हित की बात करेगा वही प्रदेश में राज करेगा, ये हमारी लाइन थी। तो अगर आप हमारी ये बात मानते हैं तो हम, हमारा सारा कर्मचारी है वो आपको मदद करेगा, आप नहीं मानते हैं तो हमारा कर्मचारी जो है वो आपका विरोध करेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे सैद्धांतिक रूप से, और ये मैं एग्री करता हूँ कि आप हमारे चुनाव में मदद करके देखो, अगर आप मदद करते हो तो हम आपको ये जो आपकी डिमांड्स है इनमें से ये डिमांड में पूरी करूँगा। मदद की फिर आपने? मैंने मैंने कहा साहब मैं एक बार हमारा जो संघर्ष समिति है उनसे मैं बात कर लेता हूँ। मैं वापस गया, संघर्ष समिति अजमेर में हमने बैठक करी, डाक बंगले में बैठक करके पूछा भाई बताइए ये मुख्यमंत्री जी के ऑफर है। अब कितना ट्रांसपेरेंट रहा हूँ मैं कि जो मुख्यमंत्री जी ने ऑफर दी, जो हमारी समस्या के बारे में, पहले संघर्ष समिति जो थी पूरी उसको मैंने नोटिस पे डाला, उन्होंने हमें पूरा अधिकार दिया कि ठीक है आप जो फैसला करें, संघर्ष समिति के संयोजक आप हो, आप फैसला करिए। तो मैंने कहा सरकार ये अपने से वादा कर रही है तो हम चुनाव में हमको एक बार रचनात्मक रोल भी प्ले करके देखना चाहिए। और वो चुनाव था जिसमें नानाग्राम जगत राय को टिकट दिया था कांग्रेस ने, और अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, बीडी कल्ला जी उस चुनाव के प्रभारी थे अजमेर के। तो हमने फिर गहलोत साहब को कहा कि हम आपको सहयोग करते, और आप उस चुनाव का परिणाम देखिए आज भी उठा के, हमने जाके और सहयोग किया उस चुनाव में। वो चुनाव अशोक गहलोत जी की सरकार यानी कांग्रेस पार्टी जीती बहुत कम वोटों से, और मुख्यमंत्री जी ने हमें बुला के सीएम हाउस में हमको भी मिठाई खिलाई और धन्यवाद दिया। फाइनली आपने मिठाई खा ली। हाँ, और जो डिमांड्स थी तो उसमें उनमें से कुछ मांगे जो उन्होंने हमारे साथ में माने भी। तो हमें लगा कि इन्होंने हमसे जो बात करी है, कमिटमेंट तो पूरा है किया, वो भी पार्टली पूरा किया। और हमने भी भाई कन्फ्रंटेशन की लाइन थी, वो लाइन की बजाय हम एक बार कंस्ट्रक्टिव लाइन जो है इस पे आके देखना चाह रहे थे कि हमने पहले भी कन्फ्रंट किया कि स्ट्राइक करी, मुकदमे लगवाए, तनख्वाहें कटवाई, एक वो लाइन थी टकराव की। एक लाइन थी कि अब हम जब ये कह रहे हैं सहयोग की, समन्वय की, है ना, समन्वय की, तो हमको इस सहयोग की लाइन देख रहे हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो उस लाइन पे जाके, तो आपको कौन सी लाइन अच्छी लगी सर? नहीं, लाइन तो देखो लीडर पे डिपेंड करता है। उस वक्त भी अगर हमसे डायलॉग रहते प्रॉपर, बाद में गहलोत साहब के साथ मैं जब जुड़ा तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम खड़ी होती है
वो संवाद की कमी। अगर उस वक्त भी जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, कर्मचारियों की हड़ताल हुई, संवाद प्रॉपर रहता, डायलॉग प्रॉपर रहता, कम्युनिकेशन प्रॉपर रहता, तो हड़ताल की नौबत ही नहीं आती। हड़ताल की नौबत नहीं आती तो वो सरकार की तो इतनी जोरदार अच्छी गवर्नेंस थी, सरकार रिपीट होती। सरकार रिपीट होती तो स्टेट के लिए भी ठीक होता और कर्मचारियों के लिए भी ठीक होता। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि डायलॉग की कमी रही, उसकी कमी की वजह से वो हड़ताल, तो वो कर्मचारियों के लिए भी नुकसानदेह हुआ, स्टेट के लिए भी नुकसानदेह हुआ और सरकार के लिए तो अशोक गहलोत जी की खुद के लिए भी नुकसानदेह हुआ। आगे चल के तो ये 2002 का चुनाव हमने देखा। 2003 का जो आम चुनाव आया, आम चुनाव, मैंने ये सारा जो सिनेरियो देखा और मैंने ये महसूस किया कि धर्मेंद्र राठौड़, आप कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हो, आप महासंघ के नेता भी, संघर्ष समिति के संयोजक बन गए हो, रह चुके हो, कर्मचारी आंदोलन भी कर लिया है। अब जो रिवोल्यूशनरी लाइन या क्रांतिकारी लाइन या विद्रोही लाइन या जिसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट लाइन कह दो, तो मैं तृप्त नहीं हो पा रहा था। इसको कह रहे हैं कि मेरा जो टैलेंट है या मेरी जो अंदर की जो भूख है वो है कि जब तक सर्वहारा को ताकत नहीं दी जाए, जो वंचित है, शोषित है ना, जो दबा कुचला वर्ग है, ये जो मार्क्स ने कहा था कि जब तक आप सर्वहारा को मजबूत नहीं करोगे तब तक देश में क्रांति नहीं होगी, सामाजिक न्याय नहीं होगा, सामाजिक न्याय नहीं होगा। तो मेरा मन में थे कि अपन बहुत कर्मचारी 7 लाख है, 8 लाख है, बहुत एक सेक्टर है, अपने को थोड़ा सा ब्रॉडरली काम करने की जरूरत है। फिर कर्मचारी वो भी है ना जो भरपेट रोटी तो खाता है कम से कम। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल जो सरकारी नौकरी में भरपेट नहीं खाना है, नहीं खा रहे हैं। उनको कैसे एड्रेस करो, किसान क्या क्या हालत में है, मतलब तो मेरी इच्छा हुई कि क्यों नहीं मैं एक बार आम जन का समस्याओं को देखने और उनके बीच जाऊं और वो आम चुनाव लड़ने की मेरे मन में भाव आए। ठीक है। और मुझे लगा कि अपन वैचारिक रूप से अपने, जो मैं मानता हूं कि भाई अशोक गहलोत जी से मैं प्रभावित हुआ कि वो एक गांधीयन लीडर हैं, वो जातीय राजनीति को पसंद नहीं करते हैं, संवेदनशील भी हैं, चाहे वो हड़ताल हो गई हो, लेकिन हमारा जो मिलना जुलना उनसे रहा तो उनसे इम्प्रेस इस बात से ज़रूर हुआ कि वो कभी भी विरोधी को दबाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने विरोध को वेलकम भी किया। हम लोगों ने इतनी बड़ी हड़ताल कर दी, फिर भी वो सहजता से मिलते, बैठते, बात करते, सुनते, और उन्होंने खुद ने माना कि संवाद की कमी रही। ये तो एक लीडर के तौर पे वो एक अच्छे इंसान हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसे आदमी के साथ में ऐसी पार्टी, अच्छा कांग्रेस पार्टी इसलिए पसंद की कि भाई कांग्रेस पार्टी अभी ये जो हालात है, जो सबको साथ लेके चलने वाली है, सब मुद्दों को जो एड्रेस करती है, देश की जो प्रॉब्लम, देश की जो आबादी है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो है, ये अगर कोई सबको साथ लेके चलने वाली है वो कांग्रेस पार्टी है। तो पॉलिटिकल पार्टी में मैं जब आना चाह रहा था तो मेरी इच्छा थी कि मैं कांग्रेस पार्टी में आऊँ। मैंने कांग्रेस पार्टी में आने के लिए प्रयास किया, लेकिन मुझे लगता था कि एक बार मुझे टिकट पॉलिटिकल पार्टी में इतना जल्दी, एक सिस्टम होता है पार्टियों में टिकट देने का, एक प्रक्रिया होती है, तो मैंने ये तय कर लिया कि मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहिए। और लोकेंद्र जी आप सरप्राइज करेंगे, उस वक्त 2003 में विधायक का चुनाव लड़ना बानसूर विधानसभा क्षेत्र से मैंने तय किया। इतनी हाई जोखिम कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है तो सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, बिना सरकारी नौकरी छोड़े आप कोई चुनाव नहीं फाइट कर सकते हो। तो मैंने वो सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला किया, और सरकारी नौकरी छोड़ दूँ तो मैं कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने कर्मचारियों से वादा किया था कि मैं अगर सरकारी नौकरी में नहीं रहा किसी भी कारण से तो मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दूंगा। वो कमिटमेंट मुझे याद था, जबकि मुझे कुछ साथियों ने कहा कि नौकरी छोड़ दो लेकिन इस पद पर बड़े रहो, कोई कमिटमेंट तो नेता रोज करते हैं, रोज कमिटमेंट से बदलते हैं, ऐसा दौर है। मैंने कहा कि जो मैंने प्रॉमिस किया है मन से, ये लिखा नहीं गया है,
लेकिन मैं ऐसा लीडरशिप देना चाहता हूँ कि मैंने जो कहा है वो किया है। नौकरी छोड़ दी आपने? नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ी तब मेरे घर वाले पे क्या गुजरी होगी आप सोचिए। जिस दिन नौकरी छोड़ रहा था तो मेरी मदर, जिन्होंने मुझे पाल के बड़ा किया, मेरे बाबा जो ताई जी हैं, शायर कंवर, हाँ, उन्होंने कितना मन मेरे को पूछा कि तू बता बेटा कैसे अब अपना घर चलेगा, घर कैसे चलेगा, मैंने तेरे को किन परिस्थितियों में पाल के बड़ा किया है। अब स्थिति ये नहीं है कि भाई तू नौकरी छोड़ रहा है अब मैं तेरे को पाल सकूं, इस स्थिति में नहीं हूं, तो तू मुझे समझा दे नौकरी छोड़ के तू क्या कर रहा है। ज़्यादा पढ़ी लिखी मेरी माँ है नहीं, तो अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूं, क्या करने वाला हूं, क्या क्रांति करूंगा। मैंने मेरी मदर को इतना ही कहा कि आप केवल धैर्य रखो, मैं जो कर रहा हूं वो सबके हित में कर रहा हूं, और आपको एक दिन आज तो मैं नहीं कह सकता क्या ये बात सही है कि बहुत रिस्क ले रहा हूं बर्बादी के। उन्होंने कहा तू बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है। हाँ। मेरे को सब लोग कह रहे हैं कि ये बर्बाद होगा ही। मैंने कहा हो सकता है बर्बादी का रास्ता हो, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन आप मेरे पे गर्व करोगे, मैं बहुत लोगों के काम आऊँगा, ऐसा काम करने जा रहा हूँ। और करके और मेरे बानसूर से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ लिया आपने। आपके कितने वोट आए थे उसमें? मेरे 10,000 वोट, 9,575 कुछ वोट, करीब 10,000। टिकट भी नहीं मांगा था क्या आपने कांग्रेस से? टिकट मांगा, कांग्रेस ने दिया नहीं। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन मैं किसी पार्टी का मेंबर तो मतलब ही नहीं था। सरकारी कर्मचारी किसी पार्टी का मेंबर होता नहीं है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो राजस्थान सरकार का नौकर हो चाहे भारत सरकार का, वो सरकारी नौकरी करते हुए किसी पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं हो सकता। मैंने इस्तीफा दिया नौकरी से, रिजाइन किया नौकरी से, अनिवार्य सेवानिवृत्ति ली और चुनाव लड़ने चला गया। न मैंने जाति पे चुनाव लड़ा, न मेरे पास पार्टी थी, न मैं कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप था। एक विचार था कि मेरी हैसियत या मेरी जिसको कहते हैं औकात नापने कि क्या धर्मेंद्र राठौड़ अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी बात पे या अपने व्यक्तित्व पे भी कोई लोग मुझे वोट दे सकता है। और आप सरप्राइज करेंगे कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त रोहितास शर्मा जो मंत्री थे, डॉक्टर रोहितास शर्मा। उनका चुनाव लड़ने का तरीका, कैसे वो राजनीतिक रूप से कितने पावरफुल रहे हैं वो आप जानते हैं। भैरू सिंह शेखावत के खास लोगों में, भैरू सिंह जी के भी खास रहे। वो कांग्रेस पार्टी में भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 1985 1990 में वो कांग्रेस पार्टी से भी 500 से चुनाव लड़े हैं। रोहतास शर्मा है ना, बड़े मैनेजमेंट के आदमी थे वैसे, जिसको कहते हैं तिगड़मबाज, वो गजब थे। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी वो इलेक्शन लड़े हुए हैं, तो उनका एक नारा चलता था, रोहतास बेचारा जातिवादी का मारा, अब आप ही का सहारा, पता नहीं क्या एक वो हमने बचपन में सुना था उनका, रोहतास जी का। तो चुनाव लड़ने के वो बहुत मास्टर आदमी, चुनाव लड़ने के। और आप जो कह रहे हो सब सारे दाव पे सब वो उनको चुनाव, उनके होने के बाद, और कांग्रेस ने टिकट दिया था महिपाल जी यादव को। और एक गुजर थे भंवरेलाल जी बागड़ी, वो निर्दलीय गुजर जाति के वोट, उन्होंने वो लड़े, गुजर वहाँ लड़ गया, यादव लड़ गए, रोहतास शर्मा। तो मेरा तो चुनाव में कोई वोट बैंक कोई रहा ही नहीं, क्योंकि बीजेपी में जो बनिया ब्राह्मण राजपूत ओबीसी बीजेपी के पास, गुजर लड़ रहा है तो गुजर के पास, यादव लड़ रहा है कांग्रेस का टिकट, तो मेरे पास कौन सा, कितनी बड़ी रिस्क ली मैंने। लेकिन उसके बावजूद मैंने सब जाति के थोड़े थोड़े वोट लेके, और मैंने 10,000 वोटों से, और मेरे पे दबाव भी बहुत आए मुझे बिठाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के जो नेता थे, उन्होंने, नहीं वसुंधरा जी नहीं, जो राजेंद्र जी राठौड़ थे, वो रोहतास जी के दोस्त थे, उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया कि भैया आपको चुनाव मत लड़ो आप। मैंने कहा मैं किसी को न हराने आया हूँ, न मैं किसी को जिताने आया हूँ। धर्मेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ने आया है, नौकरी छोड़ के आया है, कर्मचारी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे के आया है। मैं केवल ये पब्लिक की जो लेबोरेटरी है, जनता की जो अदालत है, उसमें मैं धर्मेंद्र राठौड़ आया हूँ कि बिना जाति के मेरा कुछ हैसियत है कि नहीं, बिना पार्टी के मेरी कुछ हैसियत है कि नहीं, बिना कोई बाप दादों की मेरे को सपोर्ट के कोई मेरी हैसियत है कि नहीं, मेरी बात में या मेरी विचारधारा में या मतलब मेरे में कुछ गट्स हैं क्या कि जो मेरे को लोग वोट दे सके। आप सरप्राइज करेंगे, मैं किसी दबाव में नहीं, और मेरे करीब 10,000 जो वोट आए, वो मेरा पहला ये मैंने माना कि मेरे को इसका मतलब मैं जीरो नहीं हूँ, मैं कुछ गेन किया। और उसी वहाँ से फिर जब मेरे को 10,000 वोट आ गए, अशोक गहलोत जी
से मैंने कहा कर्मचारी नेता के बतौर मेरा उनसे मिलना जुलना, मेरा उनसे कर्मचारी नेता के बतौर सही उनसे लड़ना भी रहा, मिलना भी रहा, संघर्ष भी रहा, मित्रता भी रहा। तो वो हमारा मिलना जुलना था ही। वो मेरी भूख हड़ताल भी देख चुके थे, वो मेरी हड़ताल करने का ढंग भी देख चुके थे। और हड़ताल के बाद में लगातार सचिवालय के पीछे 200 दिन सूर्य प्रकाश टाक आज मौजूद है, महेंद्र सिंह धायल आज मेरे कर्मचारी साथी दो मौजूद हैं, देवेंद्र सिंह नरूका मौजूद है। ये जो साथी हैं कि सचिवालय के पीछे जो मेडिकल हेल्थ का डायरेक्टरेट है, करीब 200 दिन लगातार डे नाइट का धरना मैंने दिया है। उससे पहले झोटवाड़ा की जो खातीपुरा का जो ओवरब्रिज बन रहा था, ओवरब्रिज की जो तोड़फोड़ सरकार कर रही थी, वो तोड़फोड़ नहीं हो, वो भी मैंने धरना प्रदर्शन लगातार किया था। उससे पहले ये जो कविता अरुणा राय वगैरह ने जो सूचना को अधिकार को लेकर जो लंबा धरना चलाया स्टेचू सर्किल पे, सूचना का अधिकार, जो 72 दिन का मुझे ध्यान है, 72 दिन का वो लगातार बड़ा आंदोलन था, धरना था। तो वहाँ अरुणा राय जी के साथ में हमारे जो साथी थे कामरेड इंदर सिंह, मैं, है ना, इनके साथ में जितना तेजपाल सिंह जी, हम जाते थे धरने में। तो जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे जो पर्यावरणवाद हो, चाहे वो गांधीयन हो, सवाई सिंह जी के वहाँ दुर्गापुरा में, वहाँ पे मतलब हर तरह से जो सोशल एक्टिविस्ट थे, चाहे वो लेफ्टिस्ट थे और चाहे वो गांधीयन थे। ज़्यादा मेरा उठना बैठना मिलना जुलना लेफ्टिस्ट और गांधीयन लीडर्स जो थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे जो रिन्यूड, मेधा पाटकर का एक कार्यक्रम जयपुर हुआ, मैंने प्रगतिशील सोच आपको अच्छी मेरी रही, तो प्रगतिशील विचारों का मैं समर्थक रहा। इसी विचारों के तो अशोक गहलोत जी से मेरा, इन विचारों से, अशोक गहलोत जी की आइडियोलॉजी से, अशोक गहलोत जी के बिहेवियर से, उनके हर तरह से जो उनकी गांधी फिलोसफी से मैं बहुत प्रभावित था। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपको धर्मेंद्र कांग्रेस पे आना चाहिए, कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए। तो 2004 को मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। गहलोत साहब ने आपको ज्वाइन कराई 2004 को। ठीक है। 2003 में मैंने विधायक का चुनाव लड़ा, 2004 में ज्वाइन की। अभी मैं आपसे 26 में बात कर रहा हूँ, यानी 22 साल मेरे को हो गए हैं। 3 में निर्दलीय जो आदमी सरकारी नौकरी छोड़ के एमएलए का चुनाव लड़ा हो, कितनी हाई रिस्क लेने का मैं आदी हूँ। उसके बाद में कांग्रेस में आया, 3 से ये 26 आ गई। मुझे 8 में टिकट मांगा मैंने बानसूर से, नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। मैंने 13 में मांगा, नहीं मिला। 18 में मांगा, नहीं मिला। 23 में और 23 में मांगा, नहीं मिला। पार्टी ने जो मुझे पद दिया, एक बार मुझे प्रदेश कांग्रेस, जब चंद्रभान जी अध्यक्ष थे, मुझे प्रदेश कांग्रेस का सेक्रेटरी बनाया और अजमेर देहात का मुझे प्रभार दिया। मैंने अच्छे से काम किया। मुझे जब सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मुझे सदस्यता अभियान का, रघु शर्मा जी कमेटी के सदस्यता अभियान की जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे और मुझे समन्वयक बनाया। तो रघु शर्मा जी और मैंने बहुत शानदार ढंग से, ये जो आज 400 ब्लॉक है राजस्थान कांग्रेस में, वो 400 ब्लॉक, पहले किसी विधानसभा में 1 ब्लॉक होता था, किसी में 2 और किसी में 3, ऐसा मान था। ये जब सदस्यता अभियान में रघु जी के साथ मैं भी जुड़ा और रघु जी हमने बराबर प्रत्येक विधानसभा में 2 ब्लॉक जो बने, वो उसी वक्त जब सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष थे। रघु जी ने तो सीपी जोशी 4 बार टिकट ले लिया सर। हाँ, तो सीपी जोशी जी अध्यक्ष थे, तब मैंने काम किया। चंद्रभान जी के साथ मैंने सेक्रेटरी के रूप में काम किया। और आप देखिए, गहलोत साहब ने मुझे 2 बार सरकार में जिम्मेदारी दी। सचिन जी के साथ काम नहीं किया आपने? सचिन पल्लव ने उन्होंने कोई काम करने का मुझे अवसर दिया, लेकिन मैंने, जिसने मुझे अवसर दिया पार्टी के लिए मैं रीति कार्यक्रम को अच्छे से समझ के, और मैंने जितना मेरे से परिश्रम बना मैंने पार्टी के लिए किया। गहलोत साहब ने मुझे 2 बार, एक बार मुझे बिजली निगम का अध्यक्ष बनाया। बिजली निगम में मैंने कैसा काम किया, ये कभी आप कृषि भवन जाके, जब मंत्री थे हरजीराम जी बुर्डक साहब कृषि मंत्री थे, डीबी गुप्ता जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे, और मैं चेयरमैन सीड कारपोरेशन था। उस वक्त का कार्यकाल कैसा रहा, किसानों के लिए मैंने बीज के लिए क्या नवाचार किए, ये मेरे बताने की जरूरत नहीं। कभी आप कृषि भवन में जाके आप पता लगाएंगे तो मेरे बारे में आपको, कि मैं कितना कर्मठता से, कितनी ईमानदारी से जो मैंने काम किया। डीबी गुप्ता जी आज भी मौजूद है, कभी आप उनसे भी मौका लगे तो पूछिए।
और इस बार मुझे गहलोत साहब ने आरटीडीसी का काम दिया। आरटीडीसी की क्या हालात थी, आरटीडीसी बंद होने की कगार पे थी, बंद करने की तैयारियां कर ली थी। वसुंधरा जी जब एक बार सीएम थे तो पूरी तैयारी हो गई थी जी। उससे सिख कॉरपोरेशन को गहलोत साहब ने जब मुझे दिया जिम्मेदारी, तो आप देखिए कि मैंने उसमें पैलेस ऑन व्हील्स, जो दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन है, वर्ल्ड की 5-6 जो लग्जरी ट्रेन है उनमें से एक ट्रेन पैलेस ऑन व्हील, जो राजस्थान टूरिज्म की शान है, हमारे, मैं तो कहूँगा भारत की शान है टूरिज्म की, पैलेस ऑन व्हील्स, वो खड़ी थी, पटरी पे थी, वो चल नहीं रही थी। मेरा सपना था चेयरमैन का शपथ लेते ही, और चेयरमैन जिस दिन बना, गहलोत साहब खुद भी पधारे मुझे आशीर्वाद देने, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैंने कि मैं पैलेस ऑन व्हील को वापस पटरी पे लाऊंगा। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ वो एक बड़ा सपना था, लेकिन सारे अधिकारी, विश्वेंद्र सिंह जी टूरिज्म मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरा सहयोग किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री राठौड़ थी, पूरा उनका सहयोग रहा। हमारे एमडी पूरी आरटीडीसी और टूरिज्म दोनों एक परिवार बन के, और भारत सरकार से भी, जो आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, उन्होंने भी सहयोग किया। जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने भी सकारात्मक साथ दिया। और इन सब, क्योंकि रेल जो है वो रेलवे के और आरटीडीसी के बीच में कुछ इश्यू थे लेन देन का, जो रेलवे ने पेनल्टी लगा रखी थी पैलेस ऑन व्हील पर, तो वो सारे इश्यूज़ को मैं दिल्ली गया, पूरी टीम को लेके गया, हमारा टूरिज्म की टीम को, हमने बाकायदा डिस्कस किया, और वो मुद्दा जो सुलझाने वाला नहीं था वो सुलझा, और पैलेस ऑन व्हील पटरी पे आई। मुझे फक्र है, गर्व है कि आज पैलेस ऑन व्हील जो है वो चल रही है। पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में खूब चर्चा थी पिछली सरकार में। पैलेस ऑन व्हील्स के साथ में ही आपको लेकर और भी चर्चाएं थी कि धर्मेंद्र राठौड़ अशोक गहलोत की सरकार के ट्रबल शूटर हैं, संकट मोचन है। ये इमेज आपकी कैसे क्रिएट हुई? ट्रबल शूटर कहते हैं आपको राजस्थान के मीडिया में, तो इस पे अब आप ये देखिए कि जैसे मैंने आरटीडीसी को, बीमारू कॉरपोरेशन को प्रॉफिट में ला दिया, या सरकार जो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, सैलरी, रिटायरमेंट के पैसे नहीं मिलते थे, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था कि उससे मैं पूरे आरटीडीसी के कर्मचारी आज भी वो इतना याद करते हैं। अब ये 2 साल हो गए बीजेपी की सरकार बने, एक भी आरटीडीसी को एक फूटी कोडी नहीं मिली है। कर्मचारियों को तनख्वाह दी, पुराना उनका बकाया चुकाया, पैलेस ऑन व्हील चलाई, और कुछ होटलें जो हेरिटेज होटल थी, अजमेर की, खादिम, पुष्कर की, झूमर बावड़ी सवाई माधोपुर की, सिली सेड, डोला मारू, सरिस्का, ये जितनी भी जो ऐसी प्रॉपर्टी थी जोधपुर की, जो इन होटलों को हमने वापस जीर्णोद्धार करके करोड़ों रुपए लगा के इनको चलाया। तो लोगों ने क्या कहा मुझे कि यार ये तो आरटीडीसी का ट्रबल शूटर है। और आरटीडीसी कर्मचारी क्या कहता है, सर आपको सरकार का ट्रबल शूटर कहते थे। तो मैं तो आरटीडीसी का भी इसी ढंग से, ऐसे बीज निगम में मैंने तो काम किया, ऐसे मैंने कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी वो भी काम किया। तो ऐसे ही सरकार में मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो काम दिया, पार्टी ने जो मुझे काम दिया, उस काम को मैं अच्छे से मन लगा के दिल से काम करता हूं। और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, जो भी व्यक्ति जो काम देता है, पार्टी देवे या कोई व्यक्ति किसी को जिम्मेदारी देवे, उसको अगर अच्छे से मन लगा के दिल से करेगा तो उसका नाम ट्रबल शूटर ही हो जाएगा। और राठौड़ साहब, आपकी क्या दूसरी भूमिकाओं की खूब चर्चा होती है दबी जुबान में, कि आप तो पर्दे के पीछे के आदमी हैं। पर्दे के बाहर जो दिखता है वो तो एक प्रोफाइल है, पर्दे के भीतर तो आप संकट मोचक हैं। पर्दे के भीतर तो आप बहुत अलग तरीके से कह सकते हैं कि सरकार की सेवा करते हैं, या फिर अशोक गहलोत के ट्रस्टफुल हैं। तो मैं उस सिनेरियो में बात करना चाह रहा हूँ। नहीं, मुझे पता नहीं, मैं बहुत साफ गोई से आपको कह रहा हूँ जी, कि परसेप्शन कोई आदमी क्या बनाता है वो जाने। नहीं कहते ना, 2008 में अशोक गहलोत की सरकार बनवाने में आपकी भूमिका थी, जी। 2018 में अशोक गहलोत की सरकार बनवाने में आपकी भूमिका थी। पर्दे के पीछे बहुजन समाज पार्टी के विधायक आते हैं, उसमें आपकी भूमिका की चर्चा होती है, उसके बारे में बताइए ना। मैं वही कर रहा हूँ बहुत साफ गोई से आपको जी, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का इतना बड़ा ओरा है, जो काम उन्होंने मुझे दिया और मैंने निष्ठा से और विश्वसनीयता से उनका काम कर दिया, तो अब उसमें उस भूमिका को कोई कुछ भी नाम दे देवे, लेकिन उनका ट्रस्ट मेरे पे बना है,
ये मेरे लिए पूंजी है और ये ट्रस्ट बना रहे, ये मेरी साधना है। तो 8 और 18 में आपको ये काम दिया था उन्होंने कि कांग्रेस की सरकार बनवानी है? नहीं, देखो सरकार बनवानी, मैं कौन होता हूँ सरकार बनाने वाला? जो मैंने क्या कहा, जो भी काम उन्होंने मुझे दिया, जिस भी रूप में दिया, परसेप्शन पब्लिक क्या बनाती है, गहलोत साहब ने एक बार राजनीति में कहा था, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो परसेप्शन ट्रबल शूटर के रूप में आप कह रहे हैं और भी लोग कहते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, उनका अपना अधिकार है। मैंने तो वैभव जी से सुनी है ये बात। जी। वैभव जी ने एक प्रोग्राम में, आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि धर्मेंद्र राठौड़ जी, जिन्होंने पर्दे के पीछे रह के शासन की जो सेवा की, सरकार की जो सेवा की, वो सराहनीय है। वैभव गहलोत ने कहा है ये बात, तो मैं क्या कर रहा भूमिका हूं तो आपकी है ना सर? कि मैं इस बात से, मैं जो करना चाह रहा हूं कि मुझे जो जिम्मेदारी, मैं फिर आपको ध्यान से सुन लो, जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी, मुख्यमंत्री ने मुझे दी, AICC ने मुझे दी, मुझे एक बार जिम्मेदारी 2007 में आपके माध्यम से बता रहा हूँ, AICC ने मुझे जिम्मेदारी दी, अमेठी रायबरेली 2 लोकसभा हैं जहाँ से राहुल गांधी MP बने। 2004 से 9 में राहुल गांधी वहाँ से MP बने थे और सोनिया जी राहुल थी रायबरेली से। तो वहाँ का जो विधानसभा चुनाव था, उस वक्त गहलोत साहब जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे और रघु शर्मा जी के नेतृत्व में अमेठी रायबरेली की विधानसभाओं में हमारे को ड्यूटी लगाई चुनाव में काम करने में, और प्रियंका गांधी जी उस चुनाव को कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो प्रियंका गांधी जी के साथ हम लोगों ने वहाँ काम किया, रायबरेली और अमेठी लोकसभा में। मेरे को विधानसभा दी सरेनी विधानसभा में जो टिकट दिया कांग्रेस ने अशोक कुमार सिंह, उनकी मैं प्रचार, ऐसा प्रचार किया मैंने, इस ढंग से काम किया, रिजल्ट आया, अशोक कुमार सिंह जीते, उतने 10,000 वोटों से जीते। और सोनिया गांधी जी ने 10 जनपद पे बुला के, जितने भी लोग हम गए थे ना राजस्थान से रायबरेली में, उनको बुला के चाय पिलाई, हमारी पीठ थपथपाई, फोटो कराई। अशोक कुमार सिंह विधायक सरेनी उस वक्त के, उन्होंने सोनिया जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, तीनों के साथ फोटो, तीनों माँ बेटों के साथ। बहुत कम फोटो आपको मिलेगी, मेरे पास वो फोटो आज भी मेरे घर है, मैंने बहुत उसको सहेज के रखी है, संभाल के रखी है। वो फोटो मेरे को आज भी याद है। तब अशोक कुमार सिंह ने जो सबके सामने सोनिया जी को कहा, हमारी सबकी मौजूदगी में, रघु शर्मा जी भी थे, कि धर्मेंद्र राठौड़ जैसे ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक, कोऑर्डिनेटर, कुछ भी कह दो इनको, प्रभारी अगर लगा दिए जाएं तो हम यूपी में सरकार बना सकते हैं। वाह। तो मैं जो कर रहा हूं कि 2007 में जो काम दिया मेरे को, वो भी मैंने वैसे ही किया। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी, तब आप ऑब्जर्वर, भैरू सिंह जी सामने उनके लड़ रहे थे चुनाव। आप बताइए, मैं MLA नहीं, MP नहीं, राष्ट्रपति को वोट देता है MLA MP, लेकिन प्रतिभा पाटिल जी जब चुनाव लड़ी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, मैं उनके चुनाव में कितने राज्यों में गया हूँ। मैं राजस्थान के MLA से मुझे जिम्मेदारी दी मैडम ने, प्रतिभा जी ने, उनसे मैंने सब पर साधा। हरियाणा में गया, बिहार में मैं जाके, अभी भी बिहार के जो MLA निर्दलीय, कल परसों आके गए जयपुर, किशोर कुमार मुन्ना, सोनवर्षा से MLA थे, वो जिला सहरसा, सोनवर्षा से इंडिपेंडेंट MLA थे, और वो भैरू सिंह जी को वोट देना चाह रहे थे उस वक्त। अच्छा। मैं दिल्ली से पटना जाके किशोर कुमार मुन्ना जी से मिला और उनको बताया कि आपको प्रतिभा पाटिल जी को वोट देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब आप बताइए, ये बात प्रतिभा पाटिल जी के चुनाव में है, और वो किशोर कुमार मुन्ना अभी घूमने आए थे जयपुर, दर्शन करने गए सालासर बालाजी, फिर वो बोले कि मैं जाऊंगा रणथंभौर, तो रणथंभौर भी मेरे लिए कोई सहयोग, तो जो रणथंभौर वो टाइगर सफारी करने गए थे, आज भी मेरे उनसे संपर्क है। किशोर कुमार मुन्ना जी से पूछ रहा, वो इंडिपेंडेंट MLA थे, मैं उनसे जाके मिलके उनको दिल्ली लेके आया, प्रतिभा पाटिल जी से मैंने मिलवाया। प्रतिभा पाटिल जी आज अभी हैं, वो बिरादरी है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, आपके इसी तरह के मैनेजमेंट की तो तारीफ होती है। पार्टी इसलिए आपको टिकट नहीं देती कि अगर ये धर्मेंद्र राठौड़ को MLA MP का टिकट दे दिया, तो ये जो पीछे वाला जो मैनेजमेंट है, समझ रहे हैं आप, ये करने वाला आदमी कांग्रेस के पास। मैं मानता हूं कि सहज रूप से जो जिम्मेदारी मुझे दी जाती रही है, मैंने उसी भाव से वो काम करता हूं।
और जब काम करता हूँ तो नेचुरली उसका क्रेडिट कम ज़्यादा आपको जरूर जाएगा। उसकी भाषा परिभाषा कोई कुछ गढ़े, मैं इस बात से कतई नहीं, क्योंकि काम, हाँ मैं सबको संदेश आपके माध्यम से जरूर दूंगा कि जो काम आपको देवे उस काम की विश्वसनीयता के साथ, निष्ठा के साथ आप काम करते रहिए, भरोसा आप पे बना रहे, भरोसा नहीं टूटे। ये आपकी क्रेडिबिलिटी अगर जनता में रहेगी, दुनिया में रहेगी, समाज में रहेगी, तो पद कोई मायने नहीं रखेगा। राठौड़ साहब, अब क्या है कि गहलोत साहब के जो समर्थक हैं वो अब कहने लगे हैं कि अशोक गहलोत को चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और ऐसी कोशिशें हो रही हैं गहलोत समर्थकों की तरफ से। गहलोत साहब को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको क्या जिम्मेदारी दे रखी है? मैं बिल्कुल इस बात पे मैं यकीन नहीं करता कि अशोक गहलोत जी तीसरी बार या चौथी बार वो कोई प्रयास करते हों बढ़ने के लिए, या किसी को कोई जिम्मेदारी देते हों, समर्थक तो कह रहे हैं, गहलोत समर्थक कह रहे हैं। समर्थकों की अपनी भावना होती है, वो अलग बात है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने कभी किसी को टास्क दिया हो और किसी टास्क से वो बने हो, अशोक गहलोत जी पे हमेशा हाईकमांड का विश्वास रहा, हाईकमांड ने ट्रस्ट किया। वो इंदिरा गांधी जी ने भी किया कि वो इंदिरा गांधी जी के साथ 82 में मिनिस्टर बन गए। वो सोनिया गांधी जी के भरोसेमंद रहे, वो आज राहुल गांधी के भरोसेमंद भी हैं। तो उनको जो मुख्यमंत्री 3 बार मिलने का, बनने का जो अवसर, मेरी जानकारी के मुताबिक, मैं जितना समझता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं, हाईकमांड का भी आशीर्वाद रहा और जनता, राजस्थान की जनता में उनकी ऐसी इमेज है, ऐसे सब जाति को साथ लेके, यानी सर्व जाति के नेता हैं, गांधीयन हैं और ऑनेस्ट और संवेदनशील, आप चाहते हैं पुअर ऐसे आदमी हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए उनको हाईकमांड का आशीर्वाद और जनता का प्यार, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा रहा। तो विधायक, आप बताइए, विधायक जब चाहेंगे और हाईकमांड का आशीर्वाद होगा तो फिर क्यों नहीं बनेंगे? इसलिए 3 बार भी जो बने हैं तो वो इसी भावना से, बाकी किसी को टास्क दे दिया हो और इस टास्क से अशोक गहलोत जी बने या पहले भी बने हो, ऐसा मैं नहीं मानता। आप तो कोशिशें कर रहे होंगे ना गहलोत साहब को चौथी बार में? क्या हमारी भावना हो सकती है, कोशिश नहीं। भावना है आपकी? कोशिश कभी भी ये नहीं होती है। आपकी भावना है गहलोत साहब? क्यों नहीं, हम उनके वेलविशर भी हैं, हम राजस्थान की जनता के हितों का ध्यान रखने वाले भी हैं हम, लेकिन हमारी भावना होना अलग बात है। हाईकमांड का मन किस पे है, विधायक किसको चाहते हैं। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते, उनका प्रशंसक होने के नाते, उनका फॉलोवर होने के नाते मेरी इंडिविजुअल भावना हो सकती है, लेकिन उन्होंने किसी को टास्क दिया हो कि तुम मेरे को चौथी बार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास करना, ऐसा न कभी तीसरी बार किया, न कभी दूसरी बार किया, न पहली बार किया। विषयांतर करते हैं सर, दूसरे मुद्दे पे आते हैं। मुझे पीसीसी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी ने बताया कि अशोक गहलोत को अच्छी हैंडराइटिंग पसंद है और धर्मेंद्र राठौड़ साहब की जो हैंडराइटिंग है वो बहुत अच्छी है। मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी भी नहीं है, तो कोई मेरी तो भाई कोई बहुत अच्छी हैंडराइटिंग। लाल डायरी वाली हैंडराइटिंग किसकी थी सर? देखिए, मैंने आपको बहुत ही, मैं विनम्रता से कह रहा हूँ, एक पॉलिटिकल स्टंट था वो। ने लाल डायरी मैं कभी रखी, ने लाल डायरी मेरी कभी थी। वो एक राजनीतिक रूप से, एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए स्टंट नहीं करते कई बार। किसने किया ऐसे किए, और वो स्टंट जिन्होंने किए, अच्छा तो ये रहे कि आप उनसे बात करें कि भाई धर्मेंद्र राठौड़ ने तो जिस दिन ये स्टंट हुआ तब भी मैंने बोला कि लाल डायरी मेरे पास और मेरी कभी नहीं रही, तो जब मेरी रही नहीं तो उसके बारे में मैं क्या स्पष्टीकरण दूँ। एक कई बार राजनीति, अब ये जरूर है कि राजनीति का जो स्तर अभी गिरता जा रहा है कि कई बार आदमी क्या है कि हल्की बातें, हल्की भाषा, कॉन्स्पिरेसियाँ, षड्यंत्र, है ना, वो अलग अलग तरह के अलग अलग मिजाज हैं। मैं इनमें कतई यकीन नहीं करता। तो मैं गांधीयन फिलोसफी जो मैंने कहा, तो गांधी डायरी मैंने जरूर लिखता हूँ, गांधी डायरी लिखते हैं, है ना, लेकिन लाल डायरी ने मेरे पास कभी थी न कोई लाल डायरी का मतलब है। ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है, आपका ये मानता हूं। आपका लाल डायरी से कोई लेना देना नहीं है भाई, इस तरह के किसी भी मामले से? डायरी मेरी थी नहीं, डायरी मेरी में है ही नहीं मेरे पास, तो उससे क्या क्या लेना रहूँगा। मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल स्टैंड था, जो अब वो पॉलिटिकल स्टैंड विधानसभा चुनाव से पहले था, अब वो खत्म हो गया। एक बात और बता दीजिए, जो अजय माकन जब ऑब्जर्वर बन के आए थे राजस्थान, एक कथित बगावत का मामला हुआ था, उससे आपका लेना देना था या फिर उससे आपका लेना? देखिए, वो भी मैं बता दूं आपको कि वो जो बगावत जिसको कही गई या जो भी उसका शब्द यूज किया, वो कोई हाई कमांड के खिलाफ कोई बगावत नहीं थी। नहीं थी? हाई कमांड के खिलाफ कोई बगावत नहीं थी।
एमएलएज में अनरेस्ट था, एमएलएज इकट्ठा हुए, सारे एमएलए धारीवाल जी, चूँकि संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल जी थे, उनको अपनी बात बताना चाह रहे थे कि भाई हमें ये शंका है कि ये जो विधायक दल की जो बैठक होगी तो उसके जो इश्यू हैं तो ये आप हाईकमांड तक भेजो। ठीक है। और हाईकमांड को जिस दिन खड़गे साहब और माखन साहब आए, उनको सीपी जोशी जी के घर पे जो एमएलए इकट्ठे धारीवाल जी के घर से वहाँ आए, और वहाँ से फिर सीपी जोशी जी के घर से ही जो 2-3 विधायक गए बात करने के लिए, उनमें सहमति बनी रही, तो उसको आप हाईकमांड के खिलाफ बगावत नहीं थी। तो बगावत कहने वाले लोग कौन है? कौन लोग हैं जो कहते हैं कि ये बगावत की, जिसमें शांति धारीवाल थे, जिसमें महेश जोशी थे, जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ थे? हमको जो नोटिस दिया उस नोटिस का हमने जवाब भी दे दिया। धारीवाल जी आपने देख लिया, अभी एमएलए का चुनाव भी लड़ लिए। तो हाईकमांड, राजस्थान एक ऐसा राज्य है, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, वो हमेशा हाईकमांड का सम्मान करता रहा, हाईकमांड का सम्मान है। और आप देखो ना, अगर धारीवाल जी आपको पता है चुनाव लड़े हैं अभी एमएलए का, हमको भी जो जिम्मेदारी पार्टी एआईसीसी दे ही रही है, जो जिम्मेदारी हमने, हमारा जो स्पष्टीकरण था वो हाईकमांड को अच्छे से दे दिया, मैटर क्लोज। आपकी जो कम्युनिटी है, राजपूत कम्युनिटी, ऐसी बातें हैं कम्युनिटी स्पिरिट में कि बेसिकली राजस्थान की जो राजपूत कम्युनिटी है उसे बीजेपी स्पिरिट माना जाता है कि वो बीजेपी को वोट दे। भैरू सिंह शेखावत के टाइम से एक उसके कई कारण हैं। धर्मेंद्र राठौड़ वो पहले नेता ही हुए जिन्होंने राजस्थान की राजपूत कम्युनिटी को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की, और उसके लिए आपने जो एक ऑर्गेनाइजेशन है क्षत्रिय युवक संघ राजपूत कम्युनिटी, उनको कांग्रेस के साथ बिठाया, आप खुद उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिटी कांग्रेस के साथ में जुड़े जिससे कि आपका भी बेस मजबूत हो? कितनी सच्चाई मानते हैं आप इस बात में? देखिए, मैं आपको एक बात खास तौर पर बताना चाहूँगा कि राजपूत है, बनिया है, ब्राह्मण है, इनमें भी गरीब है। मेरी इच्छा थी कि भाई जो राजपूत दबा कुचला है, चूँकि दबा कुचला गरीब, उसका कोई अगर सही पैरवीकार है तो वो कांग्रेस है। ये मेरी अपनी मान्यता थी, खुद की मान्यता है आपकी। और राजपूत ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। ठीक है। लेकिन मैं जब कांग्रेस में आया, कांग्रेस ने मुझे जिम्मेदारी 2 बार मंत्री का दर्जा दिया, मुझे बीज निगम और आरटीडीसी दी, तो मेरी इच्छा थी कि राजपूत का जो गरीब तबका है वो कम से कम कांग्रेस से जुड़ना चाहिए, ये प्रयास मैंने किए। और श्री क्षत्रिय युवक संघ है जो राजपूतों का एक सशक्त संगठन है, वो अगर इस विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, भगवान सिंह जी संघ प्रमुख थे, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि भाई हम बीजेपी के भी नहीं हैं और हम कांग्रेस के भी नहीं हैं। लेकिन क्षत्रिय संघ के बारे में बातें ऐसी हैं कि वो बीजेपी सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे आरोप लगे। वसुंधरा राजे से अच्छे संबंध थे शुरू से, चाहे क्षत्रिय संघ की आप टॉप लीडरशिप की बात करें, और ऐसी भी चर्चाएं हैं कि क्षत्रिय संघ बीजेपी के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। आप पहले लीडर हुए कांग्रेस के, तो या तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई लीडर नहीं हुआ जिसने डायलॉग नहीं किया हो क्षत्रिय संघ के साथ में, या फिर कारण ये भी है कि वो प्रॉपर बीजेपी सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी कोशिशें कैसी थी, वहाँ पर आपको कितनी सफलता मिली, मैं इस चीज़ पर बात करना चाह रहा हूँ। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मैंने पहले ये शंका मुझे भी थी जो आप कर रहे हो कि ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या बीजेपी पसंद का संगठन है, पहले ये शंका मुझे भी थी। जब प्रतिभा पाटिल चुनाव लड़ी राष्ट्रपति का, उस वक्त उनके संबंध भैरू सिंह जी से बहुत अच्छे थे। भैरू सिंह जी उपराष्ट्रपति थे, भैरू सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और भैरू सिंह जी के, भगवान सिंह जी के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहते थे, एक दूसरे को बहुत रिगार्ड करते थे। भैरू सिंह जी बहुत मानते थे भगवान सिंह जी। तो इस बात को लेके मेरे भी मन में थी कि ये कहीं बीजेपी से ओतप्रोत संगठन है। एग्जैक्टली। अब स्थिति क्या बनी कि भैरू सिंह जी प्रतिभा पाटिल चुनाव लड़े आमने सामने, और चुनाव जब लड़ते हैं तो एक दूसरे पे टीका टिप्पणी, पार्टियां के कीचड़ उछालना, ये शुरू हुआ। तो ऐसी स्थिति बनी कि राष्ट्रपति जैसा गरिमा में पद पे आपस में छिटाकशी होने लगे, स्तर गिर रहा था, स्तर गिर रहा था। जी जी। तो मुझे प्रतिभा पाटिल जी ने कहा कि ये बातें जो हो रही हैं,
हम तो अगर बात समाज के तौर पे, मैं भी शेखावतों की बहू हूँ, देवी सिंह जी शेखावत की बहू हूँ, मैं भी क्षत्राणी हूँ, भैरू सिंह जी भी हैं। तो ये जो लोग जो टिक्का टिप्पणी बीजेपी वाले मेरे पे अनर्गल बातें कर रहे हैं, इसका कोई राजपूत लीडर मजबूत ये प्रेस में आके ये बात कह सकता है क्या? आपको कहा प्रतिभा मेरे को पाटिल प्रतिभा पाटिल जी ने कहा। जी। तो मैंने कहा मैडम कोशिश कर लेते हैं। उन्होंने मुझे, प्रतिभा पाटिल जी अभी हैं मौजूद, उन्होंने एक नाम बताया जयपुर में। तो मैंने कहा साहब उनका उतना असर सोसाइटी में नहीं है, तो फिर दूसरा कौन? बताया उन्होंने? वो अब एक्सपायर हो गए, तेज सिंह जी थे राठौड़ साहब। तो उनका उन्होंने कहा कि क्या उनसे करवा दो जाके। मैंने कहा वो आदमी अच्छे हैं, लेकिन उतना असर समाज में राजस्थान में उनका हो तो दूसरा कौन हो सकता है? मैंने कहा दूसरे भगवान सिंह जी रोल साहब सर। ओके। तो उनका भी ये मानना था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर देंगे, वो तो भैरू सिंह जी के बहुत खास हैं और बीजेपी सेंट्रिक है, बीजेपी सेंट्रिक है जैसा आप कह रहे हो। मैंने कहा साहब मेरी भी ये मेरी भी शंका है, लेकिन मेरे जब उनसे मिलता जुलता हूँ तो मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं है। तो आज आपके मुद्दे पे ये क्लियर हो जाएगा कि वो बीजेपी सेंट्रिक हैं, वन साइडेड भैरू सिंह जी के हैं, ये पता लग जाएगा। तो क्या वो कर दे जब, तो बात ही क्या है। मैं दिल्ली से आया जयपुर और मैंने फ़ोन किया महावीर सिंह जी को कि महावीर सिंह साहब मैं भगवान सिंह साहब कहाँ यहीं हैं संघ शक्ति, तो क्या आप पधारो। मैं गया और मैंने दोनों से, महावीर सिंह जी बिराज रहे थे, भगवान सिंह जी, मैंने कहा ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा, प्रतिभा पाटिल जी ने कहा है, आग्रह कर रहा हूँ कि दोनों के बीच में, भैरू सिंह जी और प्रतिभा जी के बीच में, ये बीजेपी वाले या कांग्रेस, अच्छा भैरू सिंह जी इंडिपेंडेंट हो गए थे, राष्ट्रपति का चुनाव सपोर्ट उनको बीजेपी कर रही थी, तो लेकिन वो इस तरहहीन बातें बीजेपी के नेता प्रतिभा जी पे लगा रहे थे आरोप, है ना, कुछ कह रहे थे ये राजपूत नहीं है, कोई फलाने, मतलब ऐसे ही बातें हो रही थी। ठीक है। तो मैंने कहा आप से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो क्या, कि भाई भैरू सिंह जी भी हमारे समाज के नाते हमारे समाज के हैं और प्रतिभा पाटिल भी हमारे समाज की बहू है। हाँ। अब ये बात मैंने जब कही उनको तो उन्होंने बहुत सहजता से कहा कि क्यों नहीं, भगवान सिंह रॉल साहब से कहा आपको? दोनों नहीं जी। कि क्यों नहीं, ये तो है ही। तो मैंने कहा फिर ये बात आप मेरे को प्रेस में कह दोगे? कहाँ? तो मैंने जयपुर, ये टोंक रोड पे जो जयपुर होटल है, उस होटल में मैंने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और प्रेस में भगवान सिंह साहब खुद बैठे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कही कि नहीं, हम कोई दलगत राजनीति में नहीं है, ये राष्ट्रपति जैसा बड़ा पद जो है उस पर छिटाकशी होना बंद हो। भैरू सिंह जी शेखावत भी हमारे परिवार के हैं, तो प्रतिभा पाटिल भी हमारे परिवार की बहू है। बहुत खबर छपी लीडिंग, उसका इतना असर हुआ कि मैंने कहा वो अखबार लेके, फिर जब किशोर कुमार मुन्ना बिहार के जो एमएलए उनके पास मैंने कहा कि देखो ये हमारे समाज के प्रमुख आदमी कह रहे हैं, तो अब आप बताइए, क्षत्रिय संघ के संघ प्रमुख उस वक्त के जब उन्होंने प्रतिभा पाटिल और भैरू सिंह जी को बराबर किया, यानी कांग्रेस बीजेपी बराबर किया, तो मुझे पूरा, मैं जितना, और फिर बाद में गहलोत साहब से भी वो मिले, गहलोत साहब ने भी उनका पूरा सम्मान किया, उन्होंने भी किया। बीच में कोई एक दो आदमी, भले ही कोई संघ में ऐसा कोई आदमी आ जावे जो बीजेपी की विचारधारा ज़्यादा मानता हो, लेकिन संघ की विचारधारा जो भगवान सिंह जी की, महावीर सिंह जी की जो बात रही, मैं नहीं समझता हूँ कि, मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो बीजेपी के पक्षधर हैं या कांग्रेस के पक्षधर हैं। इसलिए हमने ये पहल की और उनको कहा कि आप बताइए कि ये जो राजपूत समाज है इसको कांग्रेस में जोड़ने से आपको कोई, तो उन्होंने कहा नहीं, क्यों नहीं। और आप देखिए कि उन्होंने प्रयास भी किए। अब प्रयास किए फिर भी समाज वोट बीजेपी को ज़्यादा दे रहा है, कांग्रेस को कम दे रहा है, वो एक अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अभी लोकसभा चुनाव था तो प्रताप सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से, जयपुर से, तो प्रताप सिंह जी खातरेवास के लिए खुल के श्री क्षत्रिय युवक संघ ने और महावीर सिंह जी ने खुल के अपील की। ये भी प्रमाण आपके सामने। नहीं, लेकिन सर जब क्या होता है ना कि जब कॉम्पिटेटिव स्पिरिट में जब बात होती है ना, ठीक है आपने जयपुर का उदाहरण दे दिया, अब जोधपुर में देखिए करण सिंह उचाड़ा, गजेंद्र सिंह शेखावत, वहाँ हो सकता है। देखिए अब देखिए ना खुले तौर पर क्षत्रिय मैंने क्या कहा कि कई बार के लिए कैंपेन किया,
मैंने ये कहा आपको कि कई बार जो व्यक्तिगत जो दो, मान लो धर्मेंद्र राठौड़ के और लोकेंद्र जी के संबंध ज़्यादा नज़दीक है और दूसरा आदमी के थोड़ा सा कम भी है, तो वो बात हो सकती है, लेकिन पार्टी के बतौर पे आप सर बार बार अपील कर रहे थे, जी। बार बार धर्मेंद्र राठौड़ की तरफ से अपील की जा रही थी कि ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण अशोक गहलोत की सरकार ने करके दिया है, जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ की बहुत बड़ी भूमिका है। एक बार के लिए राजपूत कम्युनिटी को कांग्रेस से जुड़ना चाहिए, जो कि आपकी अपील थी वो मत पेटियों में बेअसर होती दिखाई थी। इसका आपको हाँ, ये आप हमें मानते हैं ना इस चीज को? 100% आपकी जो मानता हूं। कोशिशें थी आपकी कम्युनिटी को अपनी पार्टी से जोड़ने की, वो कोशिशें उस तरह से कभी सक्सेस नहीं हो पाई। कितनी उम्मीद है मैं आपको? स्वीकार करता हूँ। हाँ। और मुझे दुख भी है दुख है कि ईडब्ल्यूएस जैसा फैसला कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने गरीब को केंद्र में रख के किया उन्होंने, और बहुत ही रिमार्केबल फैसला है, जिसकी वजह से आज भर्तियां इतनी बड़ी मात्रा में और दुआएं मिल रही हैं हमको। लेकिन इस मुद्दे पे कांग्रेस को वोट मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले, इस बात का मैं दुख है। और इस बात को मैं बार बार हर समाज की मीटिंग में, आपने देखा होगा भवानी निकेतन में जो हीरक जयंती थी उस पे भी मैं खुल के जबकि वो राजनीतिक मंच नहीं था, मेरे को बोलने के लिए उन्होंने एक तरह से मौका दिया और मुझे एजेंडा भी दिया था कि इसी विषय पे बोलोगे। उसके बाद मैंने माफ़ी मांगते हुए विषयांतर हुआ, जो हुआ विषयांतर कि अशोक गहलोत साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने ईडब्ल्यूएस का इतना बड़ा तोहफा दिया और उनकी प्रशंसा सार्वजनिक रूप से समाज के मंच पे नहीं करें तो सही नहीं होगा। और आपने देखा पूरे राजपूत समाज ने मेरा उस स्पीच का, अशोक गहलोत जी को धन्यवाद को वो तसल्ली से न केवल सुना बल्कि उस पर क्लैपिंग की, उस पर तालियां बजाई। उसके बाद भी मैंने गजेंद्र सिंह जी शेखावत, एक बार एक मंच पे हम धौलपुर थे, धौलपुर में एक मंच पे राजपूत समाज का कार्यक्रम था, महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी, गजेंद्र सिंह साहब भी केंद्रीय मंत्री के रूप में थे और जो मध्य प्रदेश के स्पीकर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी तोमर, वो मंच पे थे। मेरे को जब न्योता दिया गया, मैंने कहा भाई मैं ईडब्ल्यूएस पे जरूर बात करूँगा। मैंने वहाँ बात की और कहा कि ईडब्ल्यूएस का जो सरलीकरण ईडब्ल्यूएस का राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने किया, कांग्रेस ने किया, अब क्यों नहीं गजेंद्र सिंह जी आप या नरेंद्र सिंह जी आप बीजेपी के आप स्पीकर हो, आप केंद्रीय मंत्री हो। और लोगों में चर्चा होती थी कि अगर सरकार नहीं आएगी तो ये सीएम बनेंगे। गजेंद्र सिंह जी शेखावत का भी मुख्यमंत्री बनने में नाम होता था, हाँ, सीएम इन वेटिंग, ठीक है। राजेंद्र राठौड़ साहब का भी मुख्यमंत्री बनने में नाम चलता था, राजवर्धन राठौड़, ठीक है। तो ये जितने भी नाम राजपूतों के चले, लेकिन उनकी वजह से चाहिए राजपूतों ने वोट बीजेपी को ज्यादा दे दिया होगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस जो हमारे समाज की मुख्य मांग है उसको लेके अब क्यों नहीं बोलते आप? अब आप प्रधानमंत्री जी के पास बात करो, एक डेलीगेशन लेके जाओ और ये कहो कि ईडब्ल्यूएस जैसा राजस्थान में किया अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस ने, वैसा का वैसा सरलीकरण आपको पूरे देश में केंद्र में कर दो, देखो कितना बड़ा फायदा मिले। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्य है कि बीजेपी का एक भी नेता, मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूं, बीजेपी का एक भी केंद्रीय मंत्री या राज्य का मंत्री, कोई भी ईडब्ल्यूएस को लेके सीरियस नहीं है, जो समाज की प्रमुख सीरियस डिमांड है। ये राजस्थान में फायदा मिल रहा है, अगर केंद्र में भी कर देवे तो आप अंदाज लगाओ इसका फायदा कितना मिलने लग जाएगा। आप विपक्ष में हो, आप आंदोलन क्यों नहीं करते सर? बिल्कुल, इसके लिए जो हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आगे क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे आने वाले टाइम में अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग मुखर हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर। मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, राजस्थान में भी कुछ संगठन इस काम में लगे हैं, लेकिन हम सब यूनाइटेड होके एक ठोस रणनीति बना के और हम भारत सरकार पे ये दबाव बनाएंगे। इस बार तो सही कह रहे हो कि बीजेपी को वोट राजपूतों ने ज़्यादा दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार जैसा माहौल बन रहा है, जितना अनरेस्ट है इस बार, कि हो सकता है कि आप ये देखो कि इसका उल्टा हो जाए। एक उम्मीद है कि अनरेस्ट आज जैसा है ऐसा अनरेस्ट रहा। अभी भी आपकी कोशिशें जारी हैं? हाँ, अपनी हमारी कोशिश क्यों नहीं। देखिए, हमको कांग्रेस पार्टी से, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हमें हर जाति वर्ग को, जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़ा अगड़ा कमजोर जो भी है, उनको कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे, राहुल गांधी की बात पे, अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं थी वो किसी एक जाति की नहीं थी, केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं थी, आम राजस्थान के लोगों के लिए थी। तो हम चाहेंगे कि सब जाति के लोग
जो भी पीड़ित है इस सरकार से और मोदी जी की सरकार से, उन सबको संगठित रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहिए। और इसमें हम इस काम में हम लगे हैं, आगे भी हम लगे रहेंगे। गहलोत साहब इस बात से नाराज़ नहीं हुए आपसे कि आप अपनी कम्युनिटी को कांग्रेस से, क्योंकि क्या हुआ कि एक बार आप अपनी कम्युनिटी को CMR लेके गए थे, मैं उस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग करता था और मैं भी देखने के लिए गया था, तो 1 घंटे CM का 1 घंटा किसी भी कम्युनिटी के साथ डायलॉग हो, बिना चेकिंग के, बिना फॉर्म भरने के, धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि गेट खोल दो तो मेन गेट खुल गया, आप अपनी कम्युनिटी को लेके गए, गहलोत साहब ने बड़ा रिगार्ड किया, मैं उस पूरे इवेंट में था। लेकिन उसके जो रिजल्ट मिले ना, गहलोत साहब ने जितनी उम्मीद की, जितना इन्वेस्ट किया, नाराज़गी नहीं है गहलोत साहब की इस बार? नहीं, देखो वो इतने पॉजिटिव हैं और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा नेता बहुत मुश्किल से मिलता है। उन्होंने कितनी योजनाएं दी, जनता ने वोट नहीं दिए, तो उन्होंने विनम्रता से ये कहा कि ठीक है आगे फिर तैयारी करो, तो नाराज नहीं होते हैं। हाँ, मेरे को दुख जरूर हुआ कि जिस मुख्यमंत्री ने इतना सहजता से मिलते थे, इतने सहज रूप में काम करते थे, इतने बड़े बड़े फैसले किए उन्होंने, और बीजेपी में इतना बुरा हाल है राजपूत समाज का, जो अब कोई मतलब मैं तो देखता हूँ, सुनता हूँ, मेरे पास तो लोग आते हैं अभी भी, सभी जाति के लोग आते हैं, उसमें राजपूत भी आते हैं, तो अब बहुत बुरा हाल है उनका। अब वो पछता रहे हैं, लेकिन ये पछताना चुनाव तक रहेगा या वही ढर्राबंद जो है, मतलब जो जैसा पिछली बार हुआ, आपने जो कहा कि इतना EWS कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने अपने घर के द्वार खोल दिए कि घंटा रहे, हर छोटा काम बड़ा काम हमको इतना मतलब एम्पावर किया, RTDC मेरे को दी, कितने मंत्री, प्रताप सिंह जी को मिनिस्टर बना रखा, भवन सिंह भाटी को मिनिस्टर बना रखा, गोपाल सिंह शेखावत जो थे अब तो वो बीजेपी में चल गए, उनको भी बोर्ड का चेयरमैन बना रखा, मानवेंद्र सिंह जी जसोल को उन्होंने बना रखा। आप सोचो मतलब कितने मतलब राजपूत हर जाति समाज को दिया, जो राजपूतों को भी कर रखा था। उसके बाद भी अगर राजपूत वोट कांग्रेस को नहीं दिया तो इस बात का दुख जरूर है, और ये हमें शिकायत भी रहती है, तो मैं कई बार करता हूँ, लेकिन विनम्रता से करते हैं। ठीक है, हम इस बात से लगातार फिर हम काम करना, वेलफेयर करना, भला करना, रुकेंगे नहीं इस काम में, ये भाव करके कि नेकी कर दरिया में डाल। अब राठौर साहब देखो, खूब सारी बात हो गई पॉलिटिक्स पे, आपके घर की एक बात मुझे पता है, आपके जो बेटे हैं गिरीश, मेरे मित्र हैं, बात होती है फ़ोन पे, उन्होंने बताया कि गिरीश 8वीं क्लास में पढ़ते थे और गिरीश की मम्मी ने आपको लड़के भेजा था उसकी पेरेंट्स मीटिंग में, तो रिसेप्शन पे आप जाते हैं और कहते हैं कि भाई रिसेप्शनिस्ट आपसे पूछती है कि आपको किससे मिलना है, कि मुझे गिरीश से मिलने आया हूँ, कि कौन सी क्लास में है, तो आपको पता नहीं था कि गिरीश कौन सी क्लास में पढ़ता है। पॉलिटिक्स को लेके आप इतने अवेयर हैं, इतने सीरियस हैं, आपको पता नहीं है कि आपका बेटा जिससे आप स्कूल में मिलने जा रहे हैं वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? वाकई में ये सही घटना है, सही बात है कि एक बार जिद कर ली मेरी वाइफ ने कि हमेशा पेरेंट्स मीटिंग में मैं ही जाती हूँ, आपकी बार आप जाओ। महावीर स्कूल में बेटा पढ़ता था 8th में, तो मैं चला गया तो रिसेप्शन पे जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने पूछा किससे मिलना है, पेरेंट्स मीटिंग। मैंने कहा मैं पेरेंट्स मीटिंग में ले आया हूँ, स्टूडेंट का नाम बताओ, मैंने कहा गिरीश राठौड़। तो कौन से में है, अब मैं रियली मैं पता नहीं था कौन सी क्लास, पता नहीं था भाई। तो मैंने वहीं से फ़ोन किया मेरे PA को, घनश्याम को, मैंने कहा घनश्याम गिरीश कौन से में है, तो उसने बताया मुझे 8th में। तो वो रिसेप्शनिस्ट सुन रही थी, तो कहे आप क्या लगते हो, मैंने कहा मेरा बेटा है, मैं पापा हूँ उसका। तो कहने का बच्चे कितने हैं आपके, मैंने कहा एक ही है। तो ये तो नहीं हो सकता तो उन्होंने फिर फ़ोन करके कहा कि एक बार आप इनको चेक करो भाई ये फादर हैं कि नहीं है। मैंने आके मेरी वाइफ को बताया, तो वाइफ ने कहा कि देखो आप थोड़ा बहुत परिवार में मन लगाया करो, आपको यही पता नहीं है। तो अब संभालते हो आप परिवार को? नहीं, बस अब नेचर तो जो जिसकी नेचर हो जाती है वो कोई नेचर बदलती नहीं है। मेरे को राजनीति में डूबे रहना अच्छा लगता है, पसंद है, और जब रुचि होती है, पसंद होती है, वो काम मैं करता हूँ। दूसरे काम याद नहीं रहते फिर कि मन लगता है, लोगों की जब मदद करते हैं, लोगों की दुआएं मिलती हैं, अच्छा लगता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गिरीश अब तो काफ़ी समझदार हो गए हैं,
आजकल क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा उसकी माँ की इच्छा थी कि भाई एक कंपटीशन देवे, और मुझे कहा कि देखो आप नहीं कहते हो ना, इसलिए मेरी मानता नहीं है। तो आप है ना मेरे सामने बैठो और इसको डांट के कहोगे तू आरएस की तो कम से कम, आरएस की तो प्री तो कम से कम दे। तो मैं पहले तो टालता रहा, मैंने कहा भाई मैं ज़बरदस्ती तो क्या कहूँ। तो फिर कहने नहीं, मेरे सामने आप है ना एक बार इसको बोला आप। तो वाइफ के साथ मैं बैठा, उसको बोला बैठ भाई। मैंने कहा तेरी माँ की भी इच्छा है तो यार तू, अच्छी नौकरी है तेरी, तो क्या पापा मेरी तो सर्विस करने की इच्छा ही नहीं है मेरी। अच्छा। तो कह नहीं, मेरा तो सोशल जो पार्ट है ना मेरा, कि मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों से मिलूं जुलूं, आपकी तरह मैं सोशल काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा देख मैं कितने दुख पाता हूँ, तुमसे मिल नहीं पाया, तेरी जो आपने कहा कि मैं मेरी तेरी क्लास का पता नहीं है भाई, रियली में वो इतना बड़ा हो गया, एमबीए कर लिया उसने, बीबीए कर लिया जेवियर से, एमबीए कर लिया पुदार से। मतलब मैं कभी उसकी क्लास में कोई एक दो वाक्य की तो बात छोड़ दो कि मैं जाके कभी टीचर से मिला, एक दो बार की तो छोड़ दो, बाकी मैं कभी भी उसको, जबकि एक ही बेटा है, कभी भी उसको एजुकेशन के बारे में या कभी घर पे आ गया हो और मैंने ये पूछा हो कि भाई आज तूने क्या पढ़ा है, इस और तो मैंने कहा कि देख मैं इस हद तक मैंने पॉलिटिक्स की और मैं बहुत दुख पाता हूँ। तेरी मम्मी हमेशा कहती रहती है, मेरी मदर भी, हमारी फैमिली के लोग ज़्यादातर इस बात से वो रहते हैं कि भाई आप राजनीति इतनी क्या करते हो, आप घर को टाइम नहीं देते हो, आपकी प्रायोरिटी घर नहीं है। तो ये तपस्या है, कठिन काम है, तो बढ़िया है नौकरी, सुबह 10 बजे गए शाम को आ गए और आराम से। तो उसने कहा पापा मैं तो, मम्मी के सामने बहुत स्पष्ट रूप से उसने कहा कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, नहीं करूँगा। ज़बरदस्ती आप मुझे करा नहीं सकते, और मैं चाहे दुख पाऊँ चाहे सुख पाऊँ, मैं भी सोशल लोगों के काम करूँ, लोगों के बीच में रहूँ। अब चाहे ये टफ है और चाहे सरल है, मैं तो इसी रास्ते चलूँगा, पापा के रास्ते पे। मैंने मेरी वाइफ को कहा, मैंने कहा भाई अब बता, और तो क्या कर सकते हैं अब, किसी को ज़बरदस्ती, अब ये 25-26 साल का हो गया है, इसने एमबीए किया हुआ है, तो अब फिर आखिर मानने भी माना भाई, अब जब ये नहीं मान रहा है तो फिर तो अभी वो घूम रहा है। हाँ, घूमना फिरना शुरू कर दिया, लोगों से मिल रहे हैं। ठीक है, अगर खुद की उसका शौक है, खुद ने फैसला किया है, खुद का उसका अगर रुचि है, तो फिर हम भी क्यों रोके। मैंने ये जरूर कहा कि हमारा कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, कहीं तू ये माने कि भाई मैं सिफारिश करूँगा तेरे को किसी राजनीतिक रूप से, तू इंडिपेंडेंटली ये मान के चल भाई, जैसे मैंने इंडिपेंडेंट किया है, अगर तेरा रुचि है तो कुछ करके बता। लोग अपने आप कहें कि भाई गिरीश जो है वेल बिहेव्ड है, सोशल पार्ट इसका अच्छा है ना, लोगों के विनम्र, मैं मिला हूँ गिरीश से, विनम्रता है गिरीश राठौड़ में, बहुत विनम्रता से बात करते हैं लोगों से, कम बोलना पसंद करते हैं और बहुत अच्छी विनम्रता के साथ में बात करते हैं। आगे अगर वो सोशल सर्विस में जाना चाहते हैं तो सोसाइटी उन्हें किस तरह से सिखा रही है, क्योंकि सोसाइटी जैसे जैसे सिखाती जाती है, जब हम सोसाइटी के बीच में जाते हैं आदमी उसी अकॉर्डिंग ट्रेंड होता जाता है। बिल्कुल। तो आज खूब सारी बात हो गई सर, खूब बातें कितनी, पूरा 2 घंटा दे दिया आप, पूरा 2 घंटा लग गया। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी ज़िंदगी के फलसफे को समझा, बहुत सी ऐसी बातें जानने को मिली जो हमको नहीं पता थी, पूरे राजस्थान को नहीं पता थी। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपका जो एक जो दूसरा कैरेक्टर है, आपका जो स्ट्रगल है, पूरे राजस्थान को पता चलेगा। आप स्टूडियो पधारे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के और बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए आप क्रॉस चैट के साथ में लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।